विदाउट ब्रेक जाऊंगा, चलेगा ना? पहले ही बता देता हूँ मैं, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आ रहा है तुमको समझ में? कैसे जाएंगे अपने विदाउट ब्रेक? ठीक है, जब तक कंप्लीशन नहीं होता है तब तक। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6:15 या 6:30 तक क्या हो जाएगा, क्योंकि आईडीटी इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि जिसमें आपको प्रोविजंस ज्यादा रिकॉल करना पड़े। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग किसको निपटाएंगे? कस्टम्स। ठीक, ओके। टारगेट है 15 से 20 मिनट का। ओके, अरे तुमको समझ में कितने का टारगेट है? 15 से 20 मिनट का टारगेट है। ध्यान से सुनना, समझना, हिम्मत पूरी बनाए। अगर हम बात करें कस्टम्स, कस्टम्स की अगर हम बात करें तो कस्टम एक्ट कौन सा है? तो 19 कौन सा? 62। आपको है ना इसका एंट्री नंबर पता होना चाहिए। आपको लिखवाया था इसका एंट्री नंबर। एंट्री नंबर कौन सा है? 80। तो 82 भी तो था। तो वो जो बड़े गुरु जी अभी खत्म करके आए, कौन सा वाला? इनकम, ठीक है ना? टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट विच इनकम, एग्रीकल्चर। तो 83 किसके ऊपर है? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं, क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्या होता है? गुड्स। अगर होगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, और इंस्टीट्यूट में मतलब वो लोग 2 ही पार्ट में आपको उसको पूछेंगे। पहला वाला पार्ट जो है कि आपको कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ध्यान दे, कस्टम ड्यूटी का क्या कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन करने के लिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होनी चाहिए क्या? वैल्यू। क्या पता होनी चाहिए? वैल्यू। और एक आपको पता होना चाहिए क्या? तो एक आपको कस्टम ड्यूटी का क्या पता होना चाहिए? मतलब एक जगह वैल्यू पता होना चाहिए, एक जगह क्या पता होना चाहिए? वैल्यू बाद में आता हूं, मैं पहले रेट पे चला जाता हूं। कस्टम ड्यूटी का रेट आपको कौन सा है? जैसे क्या होता है इनकम टैक्स में अलग अलग होता है, बोले ये इनकम इतना रेट, ये इनकम इतना रेट, ये वाला इनकम स्पेशल रेट। समझ लो, नहीं बताई इनकम 78%। हाँ है ना, खुफिया रेट। इसमें ऐसा होता नहीं है। समझ में आया? इसमें उन्होंने ऐसा बोला कि जिस दिन तुम क्या करते हो, बिल ऑफ एंट्री क्या करते हो, फाइल। ठीक है, और जिस दिन तुमको क्या मिलता है, एंट्री क्या मिलता है, इनवर्ड, विच एवर इज क्या लेने का, अर्लियर नहीं क्या नहीं। हाँ है ना, अगर तुमने एग्जाम में अर्लियर लिया तो जून में लेटर हो जाएंगे। तो तो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज क्या है, आया तुमको समझ में? जो पीछू हो ना वो लेने का। ऐसा क्यों? तो तुम समझो, फितरत समझो। पहले लूंगा तो रेट यार दिक्कत हो जाएगी ना। अब पीछे रखने का, कहीं मान लो लॉ अमेंड हो गया तो, ठीक है, इसलिए आपको पीछे की तरफ जाना। तो जिस दिन तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया बाय द इंपोर्टर और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेट। अभी बिल ऑफ एंट्री दोस्तों किस पर्पस के लिए फाइल होती है? 2 पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना। या तो आप गुड्स को डायरेक्टली किस में क्लियर करना चाहते हो, होम कंजम्पशन, या तो गुड्स को तुम किस में रखना चाहते हो। अगर तुम वेयर हाउस में रखोगे तो आपको 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आपको ड्यूटी फाइल करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए, ड्यूटी के लिए आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं, आपको क्या एग्जीक्यूट क्या करके देना है? बॉन्ड। बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना है, या तो फिर गारंटी एग्जीक्यूट करके आपको देना। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बॉन्ड या तो गारंटी आपको 3 टाइम्स, कितना? 3 टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करके कस्टम वालों के फेवर में कर देने का है। बोले देखो मैं ना हूं ना तो ये है, इसमें से पैसा क्या कर लेना, रिकवर। बोले हमने इसलिए करवाया, ठीक है ना, वो बॉन्ड इसलिए साइन करवाया क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत लोग आते हैं वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हैं और फिर नहीं आते हैं। ठीक है, बट अगर आपको भी पता होगा कि गुड्स अगर आप वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हो तो फिर उस केस में कस्टम ड्यूटी का रेट जो होगा ना, वो जिस दिन तुम गुड्स को वेयर हाउस में से क्लियर करोगे, किसमें से क्लियर करोगे? वेयर हाउस, उस दिन का नहीं। प्रोवाइडेड आपने जो गुड्स रिमूव किया वो एज पर ऑर्डर के हिसाब से रिमूव, किसके अकॉर्डिंग? एज पर ऑर्डर। अभी मान लो गुड्स तुमने वेयर हाउस में रखा है, 3 महीने का ऑर्डर दिया ऑफिसर ने, बोले 3 महीने बाद आना और गुड्स को लेके जा। तुम आए 4 महीने बाद, तो हम कौन सा वाला लेंगे? 3 महीने बाद तो लेंगे कि 4 महीने वाला? तो 3 महीने बाद वाला। तुम 5 महीने बाद आओगे तो हम 5 महीने बाद वाला रेट नहीं लेंगे, क्योंकि तुम तो वेट कर रहे होंगे, बोले रेट कम होगा तब जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे वो टाइम एक्सपायर हुआ उस दिन का कस्टम ड्यूटी का रेट आएगा। ये आ सकता है एग्जाम में, क्या याद रखोगे बोलो? कस्टम ड्यूटी का रेट वेयर हाउस में रखा तो कब का?
जिस दिन तुमने गुड्स को वेयरहाउस में से रिमूव किया, बट वो एज पर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑर्डर। अगर ऑर्डर से लेट किया तो ऑर्डर की एक्सपायरी जिस दिन हुई उस दिन, पर अगर ऑर्डर एक्सपायर हुआ उससे पहले निकाल लिया तो जिस दिन निकाला उस दिन तक आवड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान। पर मान लो गुड्स तुमने डायरेक्ट होम कंजम्पशन में क्लियर किया है, मतलब वेयरहाउस में डिपॉजिट नहीं किया, किसमें, होम कंजम्पशन में, तो जिस दिन तुमने क्या फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री, और जिस दिन तुमको क्या मिला, एंट्री इनवर्ड, विच एवर इसका लिखना है लेटर। ओके, कस्टम ड्यूटी का रेट तो डिसाइड कर लिया, बट आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज रेट कौन से दिन का लेने का, तो जिस दिन आपने क्या फाइल किया है, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, और जो रेट किसने नोटिफाई किया है, सीबीआई, वो रेट आपको कंसिडर करना है। आपको एग्जाम में आरबीआई का भी रेट दे रखा होगा, सीबीआईसी का भी रेट दे रखा होगा, ठीक है, वो सब ऑल टाइम पास। आपको सीबीआईसी का रेट कंसिडर करना है। ये तो हमने बात किया कस्टम ड्यूटी का रेट और उसकी वैल्यू, क्योंकि जो आपको वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है ना, वो वैल्यू आपको दे रखी होगी, वो किस में होगी, वो तो आपको फॉरेन करेंसी में दे रखी होगी ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज। ये हमने बात किया किसका, तो कस्टम ड्यूटी का रेट आपको कौन सा मिलेगा। ठीक, अभी हम बात करते हैं किसका, वैल्यू। ये थोड़ा लेंदी डिस्कशन है, ठीक है, ध्यान रखना। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, असेसेबल वैल्यू। आपको सेक्शन भी इसका बताया था, सेक्शन नंबर कौन सा, 49। असेसेबल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, एफओबी। मतलब एफओबी प्राइस एज पर किसके अकॉर्डिंग चाहिए, एज पर कस्टम्स के अकॉर्डिंग चाहिए। तो एफओबी प्राइस एज पर कस्टम्स किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा, तो आपके पास एफओबी होगा, एफओबी एज पर किसके अकॉर्डिंग होगा, एज पर कस्टम्स के अकॉर्डिंग होगा कि एज पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। फिर मैंने ना उसके अंदर आपको बोले थे कि आपको रूल नंबर 3 के एडजस्टमेंट्स करने, जैसे रूल नंबर 3 के कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, याद करो। बीइंग एज ए इंपोर्टर, मैंने कोई जो रॉ मटेरियल है वो फ्री में सप्लाई की है, किसको, एक्सपोर्टर को। फ्री में रॉ मटेरियल क्या किया है, सप्लाई की। डिजाइनिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, वो सब कुछ मैंने पे किया है। टेक्निकली ये सब किसका ऑब्लिगेशन होता है, वो एक्सपोर्टर का होता है, पर मैं पे कर, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। बट ये सारे पेमेंट बेटा आउटसाइड इंडिया के होने चाहिए। अगर कोई भी डिजाइनिंग चार्जेस और ऐसे कोई इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस अगर है, और अगर वो इंडिया में है, तो उसको आपको कंसिडर करना नहीं है। आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है। तो डिजाइनिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, समथिंग विच इज ऑब्लिगेटेड फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड बट डिस्चार्ज बाय द इंपोर्टर, तो उसको भी आपको असेसेबल वैल्यू में क्या करना है, ऐड। सो यू विल गेट द वैल्यू एज पर द एफओबी वैल्यू एज पर व्हाट, कस्टम्स। एक्सपोर्टर की वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट करने, कौन से एडजस्टमेंट, रूल नंबर 3 पड़ेगा के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स। बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो रॉयल्टी था। मैंने एक जगह पे एक कॉन्सेप्ट बोला था, बाइंग कमीशन इग्नोर करें। याद आ रहा है, क्या इग्नोर करोगे, बाइंग कमीशन। लोकल एजेंट कमीशन होगा वो ऐड करना है, फ्री मटेरियल सप्लाई किया वो ऐड करना है, पैकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, इंप्लीमेंटेशन चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस, सब प्लस कर दो। तो मिलेगा तुमको क्या, एफओबी वैल्यू एज पर कस्टमर। उसके अंदर रूल नंबर 10 का एडजस्टमेंट करने का, किसका, फ्रेट का। उसमें एयर फ्रेट होगा तो 20% दे देगा मैक्सिमम, और अगर सी रूट से सामान आ रहा है तो एक्चुअल वाला नहीं दे रखा है तो 20% लेने का। इंश्योरेंस का कितना लेने का, 1.125%। नहीं दे रखा है तो, दे रखा है तो एक्चुअल लेने का। उसके बाद वो छोटा छोटा नाव जाएगा बड़े नाव के पास, फिर वो छोटा नाव में सामान रखेगा, फिर उसके बाद पोर्ट पे आएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया, लाइट वेट चार्जेस, बार चार्जेस, शिपिंग डेमरेज चार्जेस। पोर्ट डेमरेज चार्जेस नहीं, कौन सा, ये सब कुछ ऐड करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, आ रहा है तुमको समझ में, असेसेबल वैल्यू मिलेगा। असेसेबल वैल्यू में फिर वो कस्टम ड्यूटी का क्या लगाने का, रेट लगाने का। कस्टम ड्यूटी का रेट कैसे लगाने का, तो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया, क्या, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज अर्लियर के लेटर। और अगर गुड्स वेयरहाउस में रखा है तो जिस दिन गुड्स आप किस में से क्लियर करोगे, बोलो, वेयरहाउस में से क्लियर करोगे ना, उस दिन का तुमको क्या लेने का, रेट लेने का। याद रहेगा तुमको, के ऊपर से जा रहा है, कंसिडर, ठीक है ना। ये किसका पॉइंट डिस्कस हुआ हमारा, कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन। कस्टम ड्यूटी का एक फॉर्मेट आपको बताया, एबी मतलब असेसेबल वैल्यू, फिर क्या, बीसीडी,
याद होगा तुमको? फिर लगता है क्या? SWS। SWS किस पे लगता है? 10% ऑन किसके ऊपर? BCD। याद है? ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है असेसेबल वैल्यू फॉर किसके लिए? तो असेसेबल वैल्यू फॉर किसके लिए? IGST। असेसेबल वैल्यू फॉर IGST। इसमें जाके आपको क्या ऐड कर देना है? IGST ऐड कर देना है। IGST इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो? तो इसमें आपको टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल आपको क्या मिल जाएगा? लैंडेड प्राइस। हो सकता है कि असेसेबल वैल्यू फॉर IGST से पहले आपको दो एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। एक आपको बताया था कौन सा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एक आपको बताया था क्या? सेफगार्ड। ये दोनों आपको ऐड करने पड़ेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट में वो लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला सम पूछेंगे, जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप याद करो सेक्शन नंबर 15 ऑफ द CGST एक्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2, इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. All types of taxes other than GST is to be included in the value of supply. It means custom duty is also other types of taxes, anti-dumping duty is also other type of taxes, safeguard duty is also other type of taxes. तो उन सबको आपको असेसेबल वैल्यू ऑफ IGST में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाने का? IGST। एंड दिस विल बी अवेलेबल एज अ सेक्शन नंबर 16 फॉर द ITC. यू कैन क्लेम ITC ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइडेड सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 के क्राइटेरिया क्या होते हो? फुलफिल मींस द इंपोर्टर इज सपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST, तो ही उसको क्या मिलेगा? ITC मिलेगा। याद है? IGST का ही क्रेडिट मिलता है, ITC का, BCD का उन सब का नहीं मिलता, क्योंकि BCD जीवन में एक ही बार लगता है, त्योहार वार लगता है, एक ही बार लगेगा। GST क्या लगता है? बार बार लगता है, इसलिए हम लोग उसका क्या देंगे? क्रेडिट देंगे। आवड़ेगा? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान है। ये नॉर्मल वाला रूट है। नॉर्मल वाला रूट मतलब गुड्स आया, वैल्यू निकालो, कस्टम ड्यूटी निकालो, घर लो। समझ रहे हो ना? दूसरा रूट है कौन सा वाला? कि आपको है ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसका? स्पेशल ड्यूटीज। अभी मुझे ये थियरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? थियरी के लिए। वो आपको है ना पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी करके एक कॉन्सेप्ट समझाया था। सेफगार्ड ड्यूटी में क्या होता है? जैसे स्पेशल ड्यूटीज में मैं अगर काउंटर करूं, तो एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी का कोई रेट नहीं होता है। वो गवर्नमेंट ये देखता है कि जो भी टोटल लैंडेड कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है? टोटल जो भी क्या है? लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट मतलब जितनी वैल्यू के गुड्स में उनको क्या किया है? इंपोर्ट किया है, उसके अंदर से क्या माइनस करा। तो उसके अंदर से आपको माइनस क्या करना है? तो जो इंडिया में जो उस गुड्स का कौन सा प्राइस है? डोमेस्टिक प्राइस, उसको माइनस करो, और तो ये जो डिफरेंस है उसको आपको क्या कर देना है? डंप कर देना है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एंटी। वापस रिपीट करता, मतलब मान लो टोटल लैंडेड कॉस्ट है वो 40 लाख रुपए, वही गुड्स मार्केट में 55 लाख रुपए मिलता है। गवर्नमेंट ने सोचा कि दिस इज अ थ्रेट टू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, दिस सेक्टर, मतलब द इंपोर्टर इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट, मतलब वो मार्केट को क्या कर रहा है? कम करने का ट्राई कर रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है। तो इन दैट केस वी विल डंप द डिफरेंसेस, मतलब हम डिफरेंस को डंप कर देंगे। तो 15 लाख रुपए क्या लगा? दो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा, क्योंकि ये तो तुम प्राइस वॉर कर रहे हो। कौन सा वॉर हो गया? तो वो तो हमारे लिए थ्रेट होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग डंपिंग ड्यूटी लगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में बेटा क्या होता है? उसमें क्या, मतलब क्या हमको क्या डाउट लगता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज इंपोर्टेड इज वेरी सब्सटेंशियली लो, ठीक है ना, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा, एंड इफ द टैरिफ कमीशन का जो डायरेक्टर जनरल होगा इज इन द व्यू दैट इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो इन दैट केस वो लोग क्या लगा देंगे? डंपिंग ड्यूटी। नाउ द डंपिंग ड्यूटी इज नॉट समथिंग विच इज इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर, दिस इज समथिंग विच इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है? ऑफिसर के पास राइट होता है कि गवर्नमेंट खुद बता देगी, गवर्नमेंट बता दे। तो इसका थियरी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सम आता है ज्यादातर, बट वो लोगों ने एक बार शायद थियरी पूछा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है पिछले 4-5 अटेम्प्ट में एक थियरी कुछ आया था इसका, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी जो है ना दोस्तों, जैसे क्या होता है कि आपने प्राइस थ्रेट को तो काउंटर कर दिया। किसको काउंटर किया? प्राइस थ्रेट। बट अभी हमको जो काउंटर करना है वो किसको काउंटर करना है? वॉल्यूम थ्रेट। वॉल्यूम थ्रेट का मतलब क्या होता है?
कि इंडिया में कुछ गुड्स जो है ना वो क्या हो रहा है, एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी हमको इतनी जरूरत है नहीं। ऐसा टैरिफ कमीशन का मानना है, मेरा मानना नहीं, कि एक्सेसिव इंपोर्ट हो रहा है और उसकी इतनी हमको जरूरत है नहीं। तो मैंने ना इसके लिए आपको एक फिल्टर बताया था, ठीक है, वो पूरा फिल्टर सुन लेना क्योंकि वही आता है थियरी में, तो वो काम लगेगा। कि डेवलपिंग कंट्री से आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, कौन सी, तो उसमें दोस्तों दो फिल्टर, एक तो है सिंगल फिल्टर, उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर एक कंट्री से, पर्टिकुलरली कौन सी कंट्री से, एक कंट्री से अगर आपने कितने से ज्यादा इंपोर्ट किया, 3% से क्या किया, ज्यादा इंपोर्ट, ठीक है ना, ऑफ द टोटल क्वांटिटी इंपोर्टेड फ्रॉम द ऑल कंट्रीज, इट आल्सो इंक्लूड्स डेवलपिंग एंड विच कंट्री, तो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोला मैं, डेवलप प्लस क्या, डेवलपिंग, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने इंपोर्ट कितने से ज्यादा किया, 3% से ज्यादा किया, तो हम लोग उस पर क्या लगा देंगे, सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। Now they will notify the rate. We cannot have any calculation or base to find out the rate. वो कोई एडहॉक अमाउंट देंगे, बोले 25%, 30%, उसमें वो विच एवर इज लेटर नहीं है, बोले बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो बताएंगे 20%, 30%, जो उनको बताना है वो बता दें, ठीक है, वो उन्होंने नोटिफाई किया होगा ऑफिशियल गैजेट। ये तो था इंडिविजुअल फिल्टर। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, एग्रीगेट फिल्टर। एग्रीगेट फिल्टर में आपको बताया था 9%, कितना परसेंटेज, 9% फ्रॉम द ऑल कंट्रीज, मतलब पूरी कंट्री से अगर आपका इंपोर्ट कितना होगा, 9% एग्रीगेट, तो भी हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा। बट जब आप 9% का एग्रीगेट फिल्टर काउंट करते हो, द कंट्री वो ऑलरेडी क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 3% शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट 9% एग्रीगेट। आई होप आपको पता चल, मेरे को बिठाओगे मैं सम पूछूंगा, समझ में आया ना। डेवलपिंग कंट्री का इंडिविजुअल फिल्टर, फिर क्या, एग्रीगेट फिल्टर, टोटल क्वांटिटी इंपोर्टेड, मैंने आई थिंक आपको सम भी करवाया था, तो टोटल क्वांटिटी इंपोर्टेड जो भी होगा उसका 3% करने का। अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से क्या आया, 3% से ज्यादा माल आया, तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाना। थोड़ा और डिफिकल्ट करने का, थोड़ा और डिफिकल्ट करने के लिए क्या करने का पता है, ओरिजिन कंट्री देखने का, कौन सा कंट्री ओरिजिन, मतलब मान लो कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसका 3% ऑलरेडी रीच हो चुका है, अभी वो गेम क्या करता है पता है, वो किसी और कंट्री में भेजता है, फिर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो बोले ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट देखने का, तो मैन्युफैक्चरिंग तो उस कंट्री में हुआ ना, ऐसा घुमा फिरा के लाओगे तो नहीं चले। मतलब गुड्स मान लो बांग्लादेश से मंगाया, 3% ऑलरेडी बांग्लादेश का रीच हो गया, तो तुमने बोला म्यांमार भेजो, फिर वहां से इंपोर्ट मांगो, तो गया तो बांग्लादेश से ही ना, ओरिजिन कंट्री तो कौन सा है, बांग्लादेश। आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान, ओके, क्लियर है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल प्रोटेक्टिव ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव सेफगार्ड ड्यूटी भी बोलते हैं इसको, या तो प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी भी कॉन्सेप्ट आता है। मतलब उनको लगता है कि थ्रेट है नहीं है, हमको खुद को नहीं मालूम, सुनना, थ्रेट है नहीं है, हमको खुद को मालूम नहीं है, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, ये सेफगार्ड ड्यूटी में बोला ना, 10 साल तक मैक्सिमम लगता है, 5 साल लगता है, फिर 5 साल का क्या आता है, एक्सटेंशन, टोटल कितने साल तक लगेगा, 10 साल, ये एमसीक्यू में पूछ लिया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि 3% और 9%, मतलब डेवलपिंग कंट्री से कितना परसेंटेज आप इंपोर्ट करते हो तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा 3%, और एग्रीगेट कितना 9%, ये भी आ सकता है लो एमसीक्यू। अभी तुमको एमसीक्यू में ये भी पूछ लिया कि प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि थ्रेट है या नहीं, तो एक काम करते हैं कि बात बिगड़े उससे पहले प्रोविजनल टैक्स ले लो, क्या ले लो, प्रोविजनल टैक्स ले लो, सो वी विल बी इन द बेटर पोजीशन टू टेक टैक्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं समझ पा रहे कि सही में थ्रेट है कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला प्रोविजनल ड्यूटी लगा दो, बट प्रोविजनल ड्यूटी बेटा 200 दिन तक ही वैलिड रहेगा, कितने दिन तक, 200 डेज, 200 डेज तक फिर आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आप सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने जा रहे हो या नहीं लगाने जा रहे हो। और अगर 200 डेज के बाद भी आप नहीं फिगर आउट कर पाए या आपको लगा कि कोई थ्रेट नहीं था, तो जिन जिन से पैसा लिया होगा उनको जाके क्या देना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा, जिन जिन से तुमने प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी वसूल की। ये फाइनल में बहुत डिटेल में आता है, उसमें तो इंटरेस्ट भी गिनना पड़ता है। आ रहा है तुमको समझ में, 200 डेज तक वैलिड रहेगा, कितने दिन तक, एमसीक्यू में आ सकते। फिर एक कॉन्सेप्ट है एंटी सब्सिडाइज ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी है, एंटी सब्सिडाइज ड्यूटी।
मतलब हम ऐसी कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं और वो कंट्री बदमाशी करता है। क्या बदमाशी क्या करता है? वो लोग एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देते हैं। मैंने आपको शायद किसी बैच में या शायद तीनों बैच में बताया हो कि एज पर IMF and as per the WTO, World Trade Organization, giving the subsidy on the export is the biggest crime. क्यों? तुम समझो ना, तुम गवर्नमेंट हो, मैं एक्सपोर्टर हूँ, तुमने मुझे आके बोला कि तुम एक्सपोर्ट करो, प्राइस मैं डिसाइड करूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? बोले सर ये क्या बात कर दी? ये तो वो बात कर दी ना कि तुम इलेक्शन में जाओगे और सीट किसको देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। अरे यार, भाव, गुड्स मेरा है, सामान मेरा है, तो भाव भी तो मेरा ही होगा ना। ठीक है, तुम कैसे डिसाइड करो? बोले हम करेंगे, तुम पहले बताओ कि तुम्हारा कितना रेट है। मैंने बोला 1000 रुपीज एक्सपोर्ट प्राइस है, FOB वैल्यू। ठीक है ना, सामान यहाँ से पोर्ट तक पहुंचाने में 1000 रुपीज होता है। एज अ गवर्नमेंट तुमने मुझे बोला 700 रुपये में एक्सपोर्ट करो। कितने में एक्सपोर्ट करो? 700। मैंने बोला 1000 रुपये का सामान सर 700 रुपये में कैसे इम्पोर्ट करो? तो 300 रुपये हम तेरे को क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी। अभी सब्सिडी आएगा कहाँ से? सब्सिडी आएगा कहाँ से? पब्लिक टैक्सेस में से ही आएगा। हाँ, है ना। द हार्ड अर्न मनी अर्न बाय द टैक्स पेयर्स एंड दे आर पेइंग टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। वी आर पेइंग टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट। ठीक है, वॉट एवर जो भी पर्पज है। समझ में आया कि कोई मान लो अपना मस्ती करके ना चला जाए, हाँ है ना, उसके लिए अपने क्या देते हैं? टैक्स देते हैं कि कहीं वॉर वॉर हो जाए तो तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोग कैपेबल हो। ठीक है ना, वहां से अगर मान लो एक छोटा मोटा कोई प्लेन आता है तो इधर से 4-5 जाने चाहिए, तो हम लोग इसके लिए क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। एंड यू आर ऑफरिंग दिस टाइप ऑफ सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर। ओके, तो ये तो यार क्राइम हो गया ना। क्या हो गया? क्राइम हो गया। चलो इंडिया में ही तुम बेचने वाले हो और सब्सिडी, तो बातें समझ में आता है क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडिया। पर ये तो तुम बेच कहाँ रहे? तो ये तो डिसरप्शन हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन हो गया, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए WHO ने बोल दिया है कि जो लोग एक्सपोर्ट में सब्सिडी देते हैं वो हमारे मेंबर नहीं रह सकते। अभी हुआ क्या, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती हैं। ठीक है, अभी वो तो मुझे नहीं पता कि कौन सी, वो तो मुझे ट्रीटी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रीटी। पूरा उसकी कंट्री का पूरा एक्सपोर्ट गाइडलाइंस पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम समझ पाएंगे कि वो लोग एक्सपोर्ट पे क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। पर अगर दिया तो वो थ्रेट को हमको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा ना, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है वैसे क्या होता है? एंटी सब्सिडाइज ड्यूटी। वो भी कितने साल तक वैलिड रहता है? 10 साल। वो पर्टिकुलरली उसी ओरिजिन पे लगेगा जिस ओरिजिन से आप गुड्स को क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो। और ये 4 आप लोग याद रख लेना, थियरी में आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ गार्ड ड्यूटी वो लोग पूछ सकते हैं, तो आपको एग्रीगेट फिल्टर और इंडिविजुअल फिल्टर दोनों ही क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। डन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किसका किया? कस्टम्स का। क्या याद रखोगे कस्टम्स में? पहले तो क्या गिनना आना चाहिए? कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होगा? बोलो, कस्टम ड्यूटी का रेट जिस दिन तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और एंट्री और गुड्स को तुमने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किया, वेयर हाउस में रखा और वेयर हाउस में से क्लियर करोगे तो पहले तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कितना बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है? 300। ठीक है, उसमें कोई ब्याज व्याज मिलेगा नहीं। उसके बाद जिस दिन तुमने गुड्स को वेयर हाउस में से क्या किया? बोलो, जिस दिन तुमने गुड्स को वेयर हाउस में से क्या किया? रिमूव किया, उस दिन का कस्टम ड्यूटी का रेट लेने। और अगर मान लो कि कस्टम ड्यूटी का रेट जो है, आपने गुड्स एज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिमूव नहीं किया, तो हम लोग कौन से दिन का वैल्यू लेंगे? एज पर ऑर्डर होगा। और उससे पहले रिमूव किया तो जो पहले वाला होगा वो हम लोग कस्टम ड्यूटी का रेट लेंगे। फिर आपको है ना वैल्यूएशन रूल्स बताए थे, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। ये 2 ही रूल है जो एग्जाम में आते हैं, बाकी के आगे तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने नहीं देखे होंगे। रूल नंबर 4 आइडेंटिकल गुड्स एंड रूल नंबर 5 सिमिलर गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स मतलब द गुड्स विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया and the price which is disclosed by the importer is not the price for the sole consideration। मतलब वो जो प्राइस किसने डिक्लेयर की है? इंपोर्टर ने। वो प्राइस क्या है? बोलो, क्या नहीं है? सोल कंसिडरेशन है। तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एज पर द वैल्यूएशन रूल्स इन विच द रूल नंबर 4 इज आइडेंटिकल। मतलब ऐसे सिमिलर गुड्स, सॉरी आइडेंटिकल गुड्स इंडिया में एट और अबाउट द सेम टाइम इंपोर्ट हुए हैं। मैंने इसका गाइडलाइंस आपको लिखवाया था कि 50% कंपेरेबल क्वांटिटी होना चाहिए। कौन सा क्वांटिटी? 50% कंपेरेबल क्वांटिटी
ओके, और एट और अबाउट द क्या होना चाहिए, सेम टाइम। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है, मतलब जिस जगह से तुम उस गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। मतलब किसी और ने इंपोर्ट किया है कहाँ से, मलेशिया से, और तुमने इंपोर्ट किया है रशिया से, तो फिर उस केस में हमको क्या करना है, बोलो दोनों अलग अलग कंट्री हो गया ना। हाँ है ना, ठीक है, तो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मान लो सर मल्टीपल क्वांटिटी मिल गया, जो कंपेरेबल क्वांटिटी है वो मल्टीपल क्वांटिटी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोएस्ट प्राइस होगा, कौन सा प्राइस, लोएस्ट प्राइस, वो आपको क्या करना है, कंसिडर करना। सिमिलर गुड्स में भी यही है। सिमिलर गुड्स क्या होता है, द गुड्स विच आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक गुड्स बट दे आर कमर्शियली व्हाट, इंटरचेंजेबल। आवड़ेगा क्या, ऊपर से जाना, क्या याद रखोगे बोलो, दो पार्ट में, पहला क्या होगा आइडेंटिकल, दूसरा क्या सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, और सिमिलर मतलब सेम टू सेम, कमर्शियली थोड़ा क्या मिलेगा अलग। ये हो गया अपना कस्टम खत्म। अभी आते हैं अपने जीएसटी, ध्यान दे। चलो, हिम्मत रखो तुम लोग। आर्टिकल नंबर कौन सा, 246 ए। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था आर्टिकल 246, ठीक है। 246 में दो लिस्ट आपको बताई थी, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक कौन सी होती है, स्टेट। यूनियन लिस्ट में कौन टैक्स लेता है, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट में कौन लेता है, स्टेट। मतलब या तो तू या तो मैं, ऐसा वाला था। फिर उनको लगा कि नहीं, ये अप्रोच अपना गलत है, या तो तू या तो मैं, नहीं अभी हम दोनों, ठीक है। तो हम दोनों के लिए उन्होंने एक आर्टिकल नया बनाया, आर्टिकल नंबर कौन सा, 246, इन विच दे हैव अप्रोच द ड्यूल मॉडल अप्रोच। ड्यूल मॉडल मतलब आधा तेरा आधा हमारा, 50% नहीं, आधा आधा। 50% किसका, सेंट्रल का, 50% किसका, स्टेट का। समझ में आ गया, तो 50 सेंट्रल का, 50 किसका, स्टेट का, ये दोनों हाफ हाफ हम डिवाइड करेंगे। जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा क्या आता है, थियरी आता है, और बहुत सिंपल थियरी वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आई वुड एडवाइस कि आपको लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल्स ठीक नहीं है तो ही आपको थियरी पे शिफ्ट होना है। अगर आपको लगता है कि बहुत इजी थियरी पूछी है, तो देखो अभी तुम मान लो कि डीटी बहुत तुम्हारा डिटेल में हुआ है, या तुमने बहुत ज्यादा उसमें मेहनत की है, पर पूछते तो चार ही क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ है ना, 2 3 4 और कौन सा 5। बोले मैंने ज्यादा किया तो क्वेश्चन नंबर 6 ही पूछो, तो ऐसा तो कोई कंसेशन थोड़ी मिलेगा। तो तुमने बहुत अच्छे से किया, तुमने चार के चार डीटी के क्वेश्चन क्या कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, समझ में आया, तो बचा एक ही ना फिर। तो आई वुड प्रेफर कस्टम्स वाला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिवली ज्यादा इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और कौन सा बचा, 7 6, और इस ऑलवेज थियरी वो लोग पूछते हैं। तो आपको थियरी के ऊपर अगर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना है, तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 246 ए, ये जीएसटी का क्या है, मूलभूत क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वैलिडिटी है, वो उसमें दिया है। 246 ए, जेनेसिस ऑफ द जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और आर्टिकल है जिसको ध्यान से सुने और समझे। आर्टिकल नंबर है 279 ए, दैट इज अ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसकी भी थियरी वो लोग बार बार पूछते रहते हैं। इसको एक बार आप लोग पढ़ के जाना, बेसिक्स में आगे दे रखा है। आर्टिकल नंबर कौन सा, 279 ए। जीएसटी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस में ही होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बाइफरगेट कैसे करना है, देखो पहले सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन समझना। क्या समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन, कि जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। जैसे जो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो होते हैं मैडम जी। मैडम जी मतलब कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर बाद में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, ठीक है ना, वो होता है, उसका क्या होता है, तो वाइस चेयरमैन होता है। फिर सारे स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, वो उसके मेंबर्स होते हैं। और अगर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी मिनिस्टर लगेगा। एमएलए नहीं चलेगा, क्या लगेगा, मिनिस्टर। एमएलए आप भगा देगा उसको वहीं से, बाकी इधर से तेरी कोई जगह नहीं है। किसको भेजने का, मिनिस्टर। और वो मिनिस्टर नॉमिनेट किया होना चाहिए, किससे नॉमिनेट किया होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया होना चाहिए। ये जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन है। जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है, जीएसटी के रेट में क्या चेंजेस होने हैं, कौन सी जगहों पे हम जीएसटी लगा सकते हैं, उनका रिकमेंडेशन आएगा। और वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। सी, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल,
क्यों आप डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते हो? देखो दोनों जने ने मिलके कानून बनाया तो फिर दोनों से क्या करना पड़ेगा? बातचीत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एजेंडा डिस्कस करना पड़ेगा और वोटिंग करवाना। वोटिंग करवाने के लिए जो एजेंडा डिस्कस होगा उसमें 1/3 वेटेड एवरेज वोट किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। एंड 2/3 वेटेड एवरेज वोट किसका होगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। क्या याद रखोगे? बोलो क्या याद रखने का? 1/3 वोट किसका? सेंट्रल का। और 2/3 किसका? स्टेट का। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये वोट आपको काउंट करना पड़ेगा। 75% से आपको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, उसमें ये वेटेड एवरेज आपको काउंट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान। वन हाफ नहीं रखा उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रखा? 1/3। मतलब 33% वोट किसका होगा? सेंट्रल का। एंड बाकी का वोट किसका होगा? बोलो। तो बाकी का वोट किसका होगा? स्टेट का। ओके, तो ये जीएसटी काउंसिल का क्या है रोल, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये तुम लोग ध्यान। फिर हमको जो डिस्कशन करना है दैट इज बेसिक्स ऑफ क्या? जीएसटी। उसमें 3 सेक्शन है। एक है सेक्शन नंबर 7, 8 एंड कौन सा? 9। सेक्शन नंबर 7, एज यू ऑल नो, इट इज नथिंग बट द व्हाट? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, बट उसका मेन सेक्शन कौन सा है? तो वो है सप्लाई। मतलब मेन क्या है? बोलो। गुड्स मेन है, सर्विस मेन है कि सप्लाई मेन है? फिर सप्लाई के बाद क्या मेन है? तो सप्लाई के बाद मेन क्या है? गुड्स। तो गुड्स का डेफिनेशन आपको पता ही है। गुड्स का डेफिनेशन 2 क्लॉज किसने दे रखा है? 52। एंड सर्विस का डेफिनेशन 2 क्लॉज 10। 252 में गुड्स का डेफिनेशन वही है जो गुड्स का डेफिनेशन, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन है। सर्विस मतलब बोले तो क्या? तो जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। मतलब उन्होंने पूरा अपना पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन पूरी तरह से खोल दिया है। बोले हम लोग पूरी तरह से टूट पड़ेंगे, जो हमको मिलेगा हम पहले चेक करेंगे गुड्स है। बोले नहीं, तो ये सर्विस है। समझ में आया? तो उसमें हम सब जगह पे क्या लेंगे? जीएसटी लेंगे। ये उन्होंने सेक्शन नंबर 7 के कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में बोला है। सप्लाई याद करो, याद करो। 2 सबसेक्शंस थे, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बेटा नेगेटिव लिस्ट था, याद है? नेगेटिव लिस्ट मतलब कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर कौन सा? 3। मतलब उसके अंदर वो लोग जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, नो जीएसटी। याद आ रहा है? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमाटोरियम, उसमें भी कोई जीएसटी नहीं। फिर वो कस्टम वाला गुड्स आपका हाई सीज में है। कहाँ पे? हाई सीज। वो सब पता होगा। हाई सीज वो तुमको पानी ड्रॉ करके बताया था, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। अभी मैं वो नहीं बता सकता यार, तुम समझो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस केस में हाई सीज क्या होता है? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, उसको अपने को क्या बोल लेगा? हाई सीज। जो गुड्स वेयर हाउस से पड़ा उसको ही तुमने वेयर हाउस से पड़े पड़े सौदा मार दिया उसका, ठीक है, तो उसमें भी कोई जीएसटी लगेगा नहीं? लगेगा, बट कब लगेगा? जब गुड्स वेयर हाउस में से तुम क्या करोगे? क्लियर करो, तब लगेगा, अभी नहीं। फिर वो मैंने बोला था क्रेमाटोरियम सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर 2 अमेंडमेंट हुए। एक आपको बताया था वो इंश्योरेंस कंपनी वाला, को इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी लगेगा नहीं। लाइक आई एम अ लीड इंश्योरेंस कंपनी, यू आर अ को इंश्योरेंस कंपनी, if I already paid tax on the 100% value, then the co-insurance company is not supposed to make the payment of GST. Same amendment is also that in case of the insurance company ने कोई सीडिंग कमीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग कोई जीएसटी लगाएंगे नहीं। ये कंफर्म एग्जाम में एमसीक्यू में या तो फिर कोई ऐसा छोटा मोटा पॉइंट बना के पूछे। कोई टेक्निकल सम आने का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि टेक्निकल स्कोप अभी तक मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं कि वो किस तरह से वर्क करता है। मैंने आई थिंक आपको एक सम ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ से इतना पेमेंट रिलीज होगा तो हम कोई जीएसटी लगाएंगे नहीं, प्रोवाइडेड मेन इंश्योरेंस कंपनी ने उसके ऊपर क्या दे दिया हो? जीएसटी। याद होगा आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमपी एमएलए, उन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत और द म्युनिसिपल काउंसिलर्स, उन पर भी कोई जीएसटी लगेगा नहीं। याद है कि नहीं? ठीक है ना? तो इन सब केसेस में अभी आपको यही पूछ लिया, मान लो कि एक्सप्लेन द इंस्टेंसेस इन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको पूरा सेक्शन चिपका के आने का। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ द विच है इनकम टैक्स एक्ट, ऐसा उसने वही मार्क्स काट दिए, बोले हटाओ इसको। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, and as per the schedule number 3, the following exhibits or the following services or the activities are not covered under the
जीएसटी। तो ये आपको पूरी लिस्ट वहां पे लिख के आ जानी है, 7 से मतलब टोटल तो ऐसे तो देखने हैं तो कितने 10 है, पर आपको मिनिमम 7 या 8 तो लिख के आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तुमको कि ऊपर से जाना आ गया? तो ये शेड्यूल नंबर 3 था। सबसेक्शन 1 याद करो। अगर आपको सबसेक्शन 1 याद है, उसमें ना 3 क्लॉज थे, ए बी एंड क्या था, ए में आपको बताया था प्लेन वैनिला। याद आ गया कि नहीं आया? प्लेन वैनिला सप्लाई। ठीक है, प्लेन वैनिला सप्लाई मतलब पूरी तरह से शुद्ध वैनिला जो होता है ना, जिसमें आपने सप्लाई किया, सामने तुमको क्या मिला, पेमेंट मिला, खत्म। तो प्लेन वैनिला सप्लाई होगा, ठीक है ना। फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ तो उस पर हम लोग जीएसटी लगा देंगे। लाइक यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन फ्यूचर, सब लोग सीएमए बन गए, प्रैक्टिस चालू किया, तुमने किसी क्लाइंट को क्या दिया, सर्विसेज दिया, तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। वो कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होगा तो क्या लेना है, नंबर लेना पड़ेगा। ये याद होगा आप लोगों को। क्लॉज बी जो था, क्लॉज बी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपोर्ट ऑफ क्या होता है, सर्विसेज। क्या इंपोर्ट किया तुमने, सर्विस को इंपोर्ट किया। तो सर्विस इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, बट व्हाट इज नेसेसरी इज दैट कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर कंसिडरेशन। अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो तो एक टैक्स लगता है, कौन सा वाला, आरसीएम। तो रिवर्स आप मैकेनिज्म में द इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज विल पे टैक्स ऑन द that service which is imported. However, if the importer of service is a charitable institution, तो जीएसटी में एग्जम्पशन मिलता है। ये एग्जम्पशन चैप्टर में आपको बताया था, 1-1.5 मिनट का डिस्कशन हुआ होगा जो आपको बिल्कुल याद नहीं। सर्विसेज किसने इंपोर्ट किया, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसमें आरसीएम काम करता नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने एग्जाम किया। क्योंकि समझो ना, मैं आरसीएम में तब टैक्स पे करूंगा जब मेरा आउटपुट टैक्स से करूँ। अभी मैं जो आउटपुट देता हूँ वही मेरा एग्जाम है, तो मेरे पास तो नंबर ही नहीं होगा। इसका मतलब तुम मुझे इनडायरेक्टली पुश कर रहे हो कि आपको नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। चलो ले लेते नंबर, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा आउटपुट भी तो टैक्सेबल होना चाहिए ना। वो आउटपुट ही मेरा क्या है, एग्जाम। तो फिर क्या करूं मैं, जीएसटी नंबर लेके क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे देता हूँ। आया तुमको समझ में? इंपोर्ट ऑफ सर्विस सबसे खतरनाक कौन सा, 7(1) कौन सा, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर कौन सा, 1, क्लॉज नंबर कौन सा, सी। साथ देना दोस्तों। उसके अंदर आपको पता होगा नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, फिर भी हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई। चार चीजें थी, याद करो। शेड्यूल नंबर कौन सा था, 1। एक तो वो था ब्रांच ट्रांसफर वाला, है ना, ब्रांच ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मैंने ट्रांसफर। तो मैंने आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट उसमें लिंक किया कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि वो फंस गए। समझ में आया, फंस क्यों गए? क्योंकि देखो, मैंने अहमदाबाद से गुड्स भेजा जयपुर, मान लो जयपुर में अपना ब्रांच है, नहीं है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं, गरीब लोग हैं। तो गुड्स अहमदाबाद से कहाँ गया, जयपुर गया। सच में गरीब है यार, तुम लोग ऐसे हंसते खा को। अरे पैसा होता तो इधर थोड़ी खड़ा था, तुम कैसी बात करते हो, समझ रहे हो मैं क्या। तो गुड्स, चलो चलो, बाद में दिसंबर की बात करेंगे। गुड्स अहमदाबाद से गया कहाँ पे, जयपुर गया। ओके, अभी अपना ब्रांच जो जयपुर में है वो गुड्स को बेचेगा, ठीक है ना, तो उसमें लायबिलिटी तो आएगी कि नहीं आएगी, पर लायबिलिटी आएगी, पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग असेट कहाँ पे, मतलब आईटीसी कहाँ पड़ा है, वो तो अहमदाबाद वाले नंबर पे पड़ा है ना। तो यहां से आईटीसी को उठा के वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पैसे मतलब गूगल पे थोड़ी करना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के, जीएसटीआर 1 में डेटा देना पड़ेगा ना आपको। बोले कि देखो सर, ये हमारा ब्रांच ट्रांसफर है, दिस इज नॉट फॉर कंसिडरेशन। हाउ कैन इट इज फॉर द कंसिडरेशन? मतलब तुमने यहाँ से गुड्स अहमदाबाद से जयपुर भेजा, सेल का एंट्री मारा, ऑडिटर ने पीछे से आके बैठ हो जाए, बोले क्या सेल का एंट्री नहीं, ब्रांच ट्रांसफर है। क्या है, ब्रांच ट्रांसफर। अच्छा है सर, हमको जीएसटी में ना पड़ा कि सेल। बोले किसने बोला सेल? तो जीएसटी वाले ने बात किया, मैंने सेल थोड़ी बोला, मैंने डीम्ड सेल बोला। ठीक है, तो ये कौन सा वाला सेल है, डीम्ड सेल, इसलिए इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी हम लोग क्या लगा देंगे, जीएसटी। तो ये हो गया ब्रांच ट्रांसफर। ओके, दूसरा था सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल टू क्या होता है, एजेंट, वेयर द एजेंट इज रिप्रेजेंटिंग द विच नेम, प्रिंसिपल्स नेम। ठीक है, तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तीसरा आप याद करो, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स ऑन विच यू हैव टेकन द आईटीसी। मतलब ऐसी एसेट जिसपे आपने आईटीसी ले लिया, उसको आपने क्या कर दिया, डिस्पोज, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, सप्लाई। और हमको वो आईटीसी जो तुमने लिया था ना, वो हमको वापस चाहिए। अभी तुमने लैपटॉप लिया सीए में बनने के बाद,
जीएसटी नंबर लिया था, लैपटॉप लिया बढ़िया वाला, ठीक है, और फिर तुमने उसको क्या किया, जीएसटी में लिया और जीएसटी का क्रेडिट ले लिया, फिर उस लैपटॉप को तुमने स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप कर दिया या तो तुमने उसको किसी को बेच दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बोले हमको इस पे क्या चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए, तो वो जो जीएसटी तुमने लिया था ना आईटी से, वो हमको वापस चाहिए। वही हमको तुम क्या करते हैं वापस चाहिए, हमको टैक्स नहीं चाहिए, हमको टैक्स नहीं चाहिए, हमने वो जो तुमको क्रेडिट दिया था, इसका मतलब वो क्रेडिट तुमने किसी और लायबिलिटी के सामने यूज किया, वो लायबिलिटी हमको हमारे पास आने वाली थी, इसका मतलब ये तो तुमने लायबिलिटी के सामने एडजस्ट किया, तो हमको उसका क्या चाहिए, वो पेमेंट है ना जो तुमने लिया था, वो हमको क्या दे वापस। बोले सप्लाई, वेरी सप्लाई सर, इट इज अ डिस्पोजल, नो कंसिडरेशन, 7 is absolutely missing। बोले हाँ बात तो सही कर रही है, तो बोला एक्सेप्शन बनाओ, क्या बनाओ एक्सेप्शन, और उसमें लिख दो कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी हम लोग क्या ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे, बोले लाओ जीएसटी लाओ। हाँ क्यों, क्योंकि तुमने क्या ले लिया था, क्रेडिट ले लिया था। एंड लास्ट, इनपुट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइज, याद है, 4 के 4 लिख के आने पड़ेंगे, हाँ? ध्यान रखना आप लोग। उन्होंने सीधा थियरी में ये पूछ लिया, एक्सप्लेन शेड्यूल नंबर 1, एक्सप्लेन पूछा है, उसमें एक्सप्लेन मतलब सिर्फ नाम लिख के आ जाओगे चलेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा चार्ज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे इसमें काम होता है। तो इनपुट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द विच एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, विदाउट कंसिडरेशन स्टिल इट इज चार्जेबल टू, क्या होगा, टैक्स। पर उसमें मैंने टेबल आपको लिखवाया था, फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स आप क्या करते हो, सॉरी सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो, गुड्स नहीं, गुड्स पे तो कस्टम लगता है। तो अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो उसमें हम लोग फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो भी क्या लगा देंगे, टैक्स। और टैक्स कौन पे करेगा, आरसी, कौन पे करेगा, तो जो इंपोर्टर होगा वो पे करेगा। आगे तुमको समझ में, ठीक है। 7-1 कौन सा था ये, सी। 7-1 ए, फिर 7-1 बी, 7-1 ए प्लेन वैनिला, 7-1 बी import of service, 7-1 C schedule 1 in which they have notified the some services on which the GST will be applicable even if there is no consideration, ठीक है। फिर सबसेक्शन नंबर 2 आपको बता दिया, सबसेक्शन नंबर 2 में 2 क्लॉज है, क्लॉज ए जो है वो नेगेटिव लिस्ट का है, क्लॉज बी ऐसी कोई सर्विसेज जिसमें गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज सच एज पासपोर्ट इश्यूएंस या तो पुलिस सर्विसेज है, उन सब पे कोई जीएसटी लगता नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता, आप आरओसी में जाके आरओसी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फीस देते हो तो उसमें लगता है जीएसटी, सीबी का एलओडीआर का लिस्टिंग फीस पे करते हो तो उसमें लगेगा जीएसटी, नहीं, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना अपने पास। कोर्ट में जाके 500 रुपए 1000 रुपए क्या किया, फीस पे किया तो लगेगा जीएसटी। हिम्मत हो सकती है कोर्ट को जाके बोलने की कि सर नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी, तो जज क्या बोलेगा, बोले कौन हो तुम, चलो जज ने अपने चैम्बर में बुलाया, बोले ऐसा है, कौन है, हम लोग भूल जाते हैं, तुम बार बार याद दिलाना पड़ता है तुमसे, तो क्या तुमको समझ में। तो ये हो गया सेक्शन नंबर कौन सा, 7, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 8 याद करो, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, बंडल सप्लाई बोलते थे इसको, बंडल। बंडल का मतलब क्या होता है पता है, ये सब 4-5 चीजें मिक्स करके क्या करना है, सप्लाई करना है। तो मैंने आपको ना थोड़ा देसी नाम समझाया था, बंडल अगर नेचुरल हुआ, क्या हुआ, नेचुरल, नेचुरल एकदम, ठीक है ना। और बंडल नेचुरल नहीं है, बनाया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम हमको मत बनाओ, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल हुआ ना, क्या हुआ, आर्टिफिशियल, तो हम उसके ऊपर कौन सा वाला रेट लगा देंगे, हाईएस्ट, हाईएस्ट रेट अमॉन्ग सप्लाई, मतलब जो हाईएस्ट रेट होगा सब लगा देंगे। पर अगर नेचुरल बंडल होगा, तो नेचुरल बंडल होगा तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डोमिनेंट नेचर, डोमिनेंट नेचर मतलब जो मेन ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू उसका नाम जाना जाता है। जैसे वो आई थिंक 2-3 एग्जांपल देता हूँ फिर आगे मूव ऑन करता हूँ, ये बहुत पूछा है इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के बहुत दिल के करीब है। कौन सा वाला सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर कौन सा, 8, इंस्टीट्यूट के दिल के करीब बहुत है। मतलब वो बोर्डिंग स्कूल वाला एग्जांपल देता हूँ, बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, तो सब पढ़ाई लिखाई होगी और क्या जवाब है। मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल में 3 सर्विसेज होंगी, एक तो एजुकेशन, दूसरा हाँ वही खाना, खाना मत करो अल्लाह के खाने में, एजुकेशन होगा, फिर क्या होगा, स्टे होगा, और फिर क्या होगा, फूड। 3 सर्विसेज में, तीनों पे जीएसटी का रेट अलग अलग है, समझ में आ रहा है ना।
तो एजुकेशन, फूड एंड क्या स्टे, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। पर कंपोजिट में कौन सा नेचुरल हो गया ना, तो इस केस में डोमिनेंट नेचर क्या है? बोले सर खाना। खाना थोड़ी होगा यार, डोमिनेंट नेचर क्या होगा? तो बच्चा पढ़ने के लिए गया है ना, एजुकेशन के लिए गया है, तो डोमिनेंट नेचर क्या होगा? एजुकेशन। तो एजुकेशन वाला क्या लगाने का, रेट लगाना, सिंपल। क्लियर हो गया। पर अगर मान लो आर्टिफिशियल बंडल होगा तो, बोला था आपको आई थिंक एग्जामिशन वाले चैप्टर में, मान लो कि इंडियन डिग्री है और फॉरेन डिग्री भी है, तो दोनों मिक्स करके बेचा, तो गवर्नमेंट ने बोला मिक्सिंग नहीं चलेगा, हम सब पे क्या लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे। पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए सेक्शन नंबर 8। ओके सर, सेक्शन नंबर 8, उसके अंदर पहला कंपोजिट सप्लाई, डोमिनेंट नेचर विल प्रिवेल, एंड सेकंड में हाइज। तो मैंने वो आपको एयर ट्रैवल वाला बताया था कि मान लो बाय एयर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम लोकेशन एक्स टू लोकेशन वाई, और आपको खाना भी दिया जा रहा है साथ, क्या दिया जा रहा है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जीएसटी का रेट कौन सा वाला लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला कि फूड वाला? ट्रांसपोर्टेशन। आ रहा है तुमको समझ में? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, बंडल हुआ तो, और अगर आर्टिफिशियल हुआ तो हाईएस्ट। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन नंबर कौन सा, 9, जिसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया है, हाँ, 3 सब सेक्शन है, बता के खत्म करता हूँ। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन कौन सा, 5, 135। ठीक है, अगर 1 की बात करें ना, तो इट इज नथिंग बट द नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सबसेक्शन नंबर 3 इज नथिंग बट द आरसीएम। 94 इज ऑल्सो आरसीएम, मैंने आपको बताया था। पर 94 आरसीएम है, जिसमें 5,000 रुपए से ज्यादा का गुड्स अगर आपने किससे परचेस किया है, अनरजिस्टर्ड, किससे परचेस किया, अनरजिस्टर्ड, तो भी आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट मैंने बोला था कि अभी तक इसको इतना इम्प्लीमेंट किया नहीं। और 95 जो मुझे सबसे ऐसा लगता है कि पूछ सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बेटा गुड्स वाला नहीं, कौन सा वाला, सर्विस। ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है सर्विस वाले, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, रैपिडो हो गया, समझ रहे हो ना, ये जितने भी लोग हो गए, बिग बास्केट वगैरह नहीं, बिग बास्केट और जो स्विगी इंस्टामार्ट वाला अलग है, ठीक है। ये सब लोग इको नहीं है, इनके खुद के वेयर हाउसेज हैं, वो लोग खुद के लिए काम करते हैं, कि वो लोग किसी किराना स्टोर से कलेक्ट करते हैं। किराना स्टोर झापट मार के भगा देगा भाई, अरे तो कुछ और ठीक है, तो उनके खुद के क्या होते हैं, वेयर हाउसेज। हाँ है ना। हाँ वो स्विगी, वो जो फूड डिलीवरी वाला है वो अलग है, वो किसका आएगा, मतलब मान लो स्विगी पे ऑर्डर करोगे तो वो पार्ट में खुद बनाएगा, खाना बना के लेके आएगा, तो नहीं, वो तो किसी रेस्टोरेंट से कलेक्ट करेगा और फिर तुमको जाके क्या करेगा, डिलीवर करेगा, तो वो अलग बात कर रहा हूँ मैं। तो अपने सर्विस वाले इको की बात चल रही है। गुड्स वाले इको में तो क्या है, बहुत ऑर्गेनाइज है गुड्स वाले इको। गुड्स वाले इको में तो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा है कि गुड्स वाले इको में जो ऑपरेटर है उसको तो नंबर लेने का, उसमें मैंने ना टीसीएस का भी पॉइंट कलेक्ट किया था, आपको याद करो, लास्ट लास्ट में सेक्शन 52 बताया था। कुछ लोग लुप्त हो गए थे उस टाइम पे, तो लुप्त ही हो जाओ तुम लोग। मैं ऐसा बोल रहा था आपको कि सेक्शन नंबर 52 टीसीएस वाला पॉइंट समझाया था, याद हो आपको, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा ना, वो टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। मान लो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, गुड्स का प्लेटफॉर्म, तुम लोग क्या करते हो, गुड्स बेचते हो, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो गुड्स वाले प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं गुड्स पार्टिसिपेंट, उन सबको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। किसको किसको लेना होता है, नंबर 1 ऑपरेटर को भी लेना होता है, दूसरा पार्टिसिपेंट को भी लेना होता है। किसको लेना होता है, ऑपरेटर को भी लेना है, पार्टिसिपेंट को भी। तो पार्टिसिपेंट तो ले लेगा नहीं यार, बिजनेसमैन जो होता है, जो गुड्स बेचता है, वो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे मैंने वो अर्बन क्लैप वाला बोला था, प्लम्बर हो गया या कारपेंटर हो गया, ठीक है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो लोग जीएसटी के क्या करें, कंप्लायंसेस करें। अरे वो नल फिट करने हैं, तुम उसे जीएसटी मांग रहे हो, तो नल खुला छोड़ के चला गया था। बोले सर नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे ना, नल की फोड़ के चला जाऊंगा मैं। अरे तुमको समझ में, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो लोग जीएसटी के क्या करें, कंप्लायंसेस करें। तो हम लोग किससे जीएसटी वसूलेंगे बोलो, जो ऑपरेटर होगा उसी से वसूलेंगे। हाँ है ना, और कस्टमर तो पे करेगा ही ना, और कस्टमर को बुलाना है बुलाए, नहीं बुलाना है नहीं बुलाए। हाँ है ना, कोई ऐसा फिक्स थोड़ी है। आप स्विगी से खाना मंगवाते हो तो वो जो रेस्टोरेंट वाला है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है,
पर फिर भी स्विगी वाला जीएसटी लगाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कौन सा वाला 95 का, तो उसको तो क्या करना है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर गुड्स वाला होगा तो बेटा 95 नहीं एप्लीकेबल होगा, गुड्स वाले में क्या एप्लीकेबल होगा 91। ठीक है ना, 91 एप्लीकेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी विल बी डिपॉजिटेड बाय नॉट द ऑपरेटर बट दैट पार्टिसिपेंट, जो उस गुड्स को क्या करना है, बेचना है। मैंने आपको लॉजिकली समझाया था कि क्यों सर गुड्स वाले केस में आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होने का डर रहता है। काउंसिल में सब लोग बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर आपस में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाला गुजरात से बात कर रहा है, बोले हमारा वाला आदमी तुम्हारे यहाँ पे गुड्स आके बेच के जाते हैं। बोले कैसे बेच के जाते हैं? बोले ऑनलाइन बेच के जाते हैं। बोले ये तो आपको मालूम ही नहीं। तो उसने काउंसिल में बात फैला दी, वो बाद वाले झारखंड वाले को बता दिया, सबको इक्वली बात हो गई। बोले सर लॉ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचते हैं उनको कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा, नंबर। तो सर्विस वाले क्यों ऐसा, तुम अगर मान लो रैपिडो से ऑटो बुक करवाओगे तो ऑटो क्या मुंबई से आएगा? वो तो ऐसे आएगा ना, कल थोड़ी जाना है, आज जाना है। अरे तुमको समझ में, ठीक है, तो वो तो यार कैसे पॉसिबल है? सो द इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सर्विस, इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ व्हाट, गुड्स। तो उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है जो सारी डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 95 7 में क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, 8 में क्या था, बंडल, एंड 9 में क्या था, चार्ज। ठीक है, ये अपना हो गया सेक्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में जो थियरी आ सकती है, प्रोबेबल थियरी जो मैंने बता दी। उन लोगों ने तो ऐसी ऐसी थियरी पूछी है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इतना डिटेल में पढ़ते हो तुम लोग, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा कुछ है। ऐसा शायद प्रीलिम में भी पूछते होंगे, हाँ? मैं नहीं चेक करता हूँ प्रीलिम के पेपर, तो अगर आपको पूछा हो तो आप लोग कोऑपरेट कर लेना। तो सर ने बोला कि नहीं करने का, और एक तरफ तुम भी पूछते हो। मान लो जीएसटी काउंसिल का पूछा, कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई पूछा, आई थिंक फेयर इनफ क्वेश्चन, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिफिकल्ट कहाँ होगा, जब कोई शेड्यूल पूछा, शेड्यूल 1 तो मैं बोलूंगा डिफिकल्ट, शेड्यूल 3 पूछा तो लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा बोल सकते हैं कि नहीं डिफिकल्टी लेवल उन्होंने रखा। आ रहा है तुमको समझ? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान। उसके बाद जो चैप्टर हमको करना है, ठीक है, मतलब जो डिस्कशन करना है, मतलब चैप्टर रजिस्ट्रेशन 22 से लेकर कहाँ तक, चलो फटाफट सुनना। 22 से लेकर कौन सा, 29। 22 से लेकर कौन सा, 29। 22 में था लायबल, 23 में था नॉट लायबल, 24 में था कंपल्सरी लायबल। ओके, याद हो। सेक्शन नंबर 22, अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है, उसमें गुड्स वाला था 40 लाख, सर्विस वाला था 20 लाख। 4 राज्य ऐसे थे जिसमें 10 लाख का लिमिट है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें लिमिट कितना है, 20 लाख। पर आपको 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, ये 3 रेंज याद रखे जाते हैं। अभी इसमें ना इंस्टीट्यूट बहुत हरकतें ये करती है कि वो लोग कभी कभार ना स्टेट का नाम दे देते हैं। तो अगर जैसे ही तुमको नॉर्थ स्टेट का नाम दिखे तो थोड़ा तुमको अलर्ट हो जाना है, वो चाहे कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन हो या किसका हो, रजिस्ट्रेशन। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में भी दोस्तों 2 लिमिट है, एक 1.5 करोड़ वाला लिमिट है और एक 75 लाख वाला। 75 लाख वाला जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए 75 लाख रखा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अगले दिन ये खास पढ़ के जाना है, 2-3 मिनट सिर्फ स्टेट की क्या देख के जानी है, लिस्ट देख। देखो एट अ टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, पूरे टाइम आया याद नहीं रहेगा यार, इंसान हो रटना थोड़ी है तुमको। अभी क्या कॉन्सेप्ट है मुझे इसे बताओ, असम में लिमिट उन्होंने बढ़ा दी, क्या कॉन्सेप्ट है? अब मुझे बताओ ना क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट कैसे बता सकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बताओ। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट वो इकोनॉमी का रीजन हो सकता है कि असम इज नाउ ग्रोइंग स्टेट, नॉर्मल का जीडीपी जो है, ठीक है ना, वो जो नॉर्मल स्टेट है उसकी जीडीपी भी क्या है, ज्यादा है, तो हाउ कैन इट इज अ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। तो एट अ टाइम जब आप पढ़ रहे हो तब आपको उसका लिस्ट याद नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट तो याद है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ स्टेट है उसमें लिमिट कितना है। तो आपको एग्जाम के दिन क्या करना है, 2-3 मिनट ये लिस्ट पढ़ के जानी है कि रजिस्ट्रेशन का ये लिस्ट है और कंपोजिशन स्कीम वाला ये लिस्ट है। तो ये 2 लिस्ट आप पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, समझ रहे हो तुम लोग। तो 22 में क्या था, लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन याद करना है, क्या होगा एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, टैक्सेबल सप्लाई, बोलो साथ में, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड सप्लाई,
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेरा आउटवर्ड वाला, इनवर्ड वाला नहीं, कौन सा वाला, आउटवर्ड वाला है, ठीक है, वो मुझे ऐड करने का। जॉब वर्कर का टर्नओवर जो है उसके अंदर जॉब वर्कर के चार्जेस ही इंक्लूड करने हैं। जो गुड्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किए हैं वो ऐड करने नहीं है। जॉब वर्कर के चार्जेस में जॉब वर्कर के चार्जेस नहीं आएंगे। ये था टर्नओवर का डेफिनेशन। टर्नओवर गिनने के टाइम पे याद रखो, टर्नओवर गिनने के टाइम पे जीएसटी की वैल्यू को इंक्लूड ना करें, जीएसटी की वैल्यू को हटा दे। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर हो गया? तो टर्नओवर इंक्लूड्स व्हिच टर्नओवर? एग्जाम टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर, एक्सपोर्ट वाला जो आपने जितना भी किया सब कुछ क्या करो, ऐड करो, याद रहेगा। 23 में क्या था? नॉट लायबल। नॉट लायबल का मतलब क्या? ऐसे लोग जो लोग एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हैं। कौन सा सप्लाई करते हैं? एग्जाम सप्लाई। ऐसे लोग जिनका एक्सक्लूसिव सप्लाई आरसीएम में फॉलो होता है। ऐसे लोग जो लोग क्या करते हैं, वापस रिपीट करता हूँ, एग्जाम सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिवली आरसीएम में फॉलो होते हैं, तो उनको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट जैसे होता है उनको नंबर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। जीएसटी कौन सा टैक्स है? बिजनेस टैक्स। और बिजनेस भी वो लोग करेंगे जो लोग क्या करते हैं, अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, तो उन पे ही हम लोग टैक्स लगाएंगे। सेक्शन 24 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, थियरी में भी आ सकता है, दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना है, आपको नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो क्या? इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा, और टैक्सेबल सप्लाई किसका? सर्विस का कि गुड्स का? गुड्स। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहे हो तो नंबर कंपलसरी लेना। अगर आप ओआईडीआर वाले केस में आते हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, तो ओआईडीआर वाले केस में भी आपको नंबर कंपलसरी लेना है। सीटीपी और एनआरटी, उसमें भी आपको नंबर कंपलसरी लेना है। ऐसी सर्विसेज जो आरसीएम में कवर होती है उसमें भी आपको नंबर क्या लेना है? कंपलसरी लेना है। अगर आपका एग्जिस्टेंस टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंसेस के लिए किया गया है तो भी आपको नंबर कंपलसरी लेना है। अगर आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस है तो भी नंबर आपको क्या लेना है? कंपलसरी लेना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का को, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे यूनिट्स हैं और तुम्हारी कुछ कॉमन सर्विसेज आ रही है, तो कॉमन सर्विसेज का बिलिंग तो एचओ पे होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिफरेंट यूनिट्स पे करना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू टेक द सपोज टू टेक जीएसटी नंबर अंडर सेक्शन 24, याद रहेगा। उसमें मैंने कुछ फॉर्म्स आपको बताए थे रिटर्न के, 1 2 3 तो सबको याद होते हैं, 4 याद है किसी? कंपोजिशन वाला GSTR 4 कौन सा वाला है? बोलो, एमसीक्यू में आता है भाई। कंपोजिशन वाला 5, ऐसा करने का। बोले सर आता होता तो इधर थोड़ी आते हो जाए। ठीक है, तो GSTR 4 कौन सा वाला था? कंपोजिशन वाला। GSTR 5 किसका था? एनआरटीबी वाला। GSTR 6 किसका था? आईएसडी वाला। 13 तारीख को रिटर्न फाइल करने का। 7 किसका था? टीडीएस का। 8 किसका था? टीसीएस का। 9 जो था वो एनुअल रिटर्न था। GSTR 10 जो था फाइनल रिटर्न था। याद आ गया कि नहीं आ गया? ये सब पढ़ के जाना 2 3 मिनट का, क्योंकि इन सब के क्या आते हैं। आपने चलो एमसीक्यू का प्रैक्टिस तो नहीं किया होगा, पर एमसीक्यू का ट्रेंड तो देखा होगा ना कि कहाँ से पूछते हैं वो लोग। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो ये ध्यान। 24 25 में आ सकता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या होगा? कितने दिन में आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन का? 30 दिन में अप्लाई करते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो। अगर आप 30 दिन में अप्लाई कर देते हो तो योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। But if you have not applied within 30 days, then the effective date of registration will be the date on the grant of registration. इस पे सम बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछेंगे, ये तुम लोग ध्यान रखो। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड करना है। 30 दिन में अप्लाई किया तो क्या, और 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो क्या। नंबर आपका कैंसिल हो सकता है। बहुत पेपर टफ करना है तो कैंसिलेशन वाला सेक्शन पूछेंगे, सेक्शन नंबर 29। फिर वो अमेंडमेंट वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, उसमें कोर फील्ड आइटम में अमेंडमेंट करना होता है, नॉन कोर आइटम होता है। नॉन कोर मतलब मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो कर दो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोर आइटम चेंज करना, मान लो पीपीओ भी चेंज करना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, तो वो कोर फील्ड आइटम हो। पार्टनर आ गया नया तो वो भी कोर आइटम अमेंडमेंट हो गया। तो इन सब चीजों को आपको इंटीमेट करना है 15 दिन। कितने दिन के अंदर? 15 दिन। 15 days ऑन द डेट ऑफ सच चेंज, ये आपको इंटीमेट करना है। 29
आपका नंबर कब कैंसिल हो सकता है? पिछले 6 महीने से रिटर्न नहीं फाइल करे तुम लोग, नॉर्मल सिनारियो। नंबर 2, अगर कंपोजिशन डीलर हो और पिछले 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर से तुमने क्या नहीं फाइल किया है, जीएसटी सीएमपी 08 आपने फाइल नहीं किया, जो क्वार्टरली पेमेंट्स होते वो नहीं किए, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तुमने वॉलेंटरी नंबर लिया था विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ्स के अंदर तुमने क्या किया है, बिजनेस कमेंस नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला देखो ऐसा नहीं करने का, तुमको वॉलेंटरी नंबर लिया तो नंबर लेके क्या देने का, टैक्स देने का। तुमने क्या बोला कि सर मैंने तो बिजनेस चालू ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, नंबर चालू कब होगा, अभी जब तो बिजनेस क्या करेगा, चालू करेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एंटी प्रॉफिट अर्निंग, याद हो तो, सेक्शन नंबर 171 ऑफ द जीएसटी, आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ नाम ही है, सिलेबस में क्या है, नाम एंटी प्रॉफिट अर्निंग, लिख के छोड़ दिए, आता फाइनल में, बट बहुत सिंपल। अभी जीएसटी के रेट कम हुए, आपको पता होगा 22 सितंबर को उन्होंने जीएसटी के रेट क्या किए, कम किए। कुछ गुड्स पे 28% था, उसको छोड़कर क्या कर दिया, 18%। तो यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर इज सब्जेक्ट टू 18% नाउ, पहले कितना लगता था, 20। तो यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एयर कंडीशनर। ये एयर कंडीशनर आता है 50,000 प्लस इस पे 28% जीएसटी लगता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो 50,000 का 28% करूंगा तो 14,000 जीएसटी होगा। तो ये इसी कितने में पड़ेगा, 64,000। कितने में पड़ा, 64। अभी क्या होगा, सरकार ने जीएसटी का रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। सरकार ने जीएसटी का रेट क्या कर दिया, कम कर दिया, 28 से कम करके 18 कर दिया। मतलब ये एसी 59,000 का मिलना चाहिए, पर तुम फिर भी इसको 64 में बेचते हो। मतलब बोलो, मतलब ये तो क्या होगा, जीएसटी का रेट कम होगा तो इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए। ये तो क्या होता है, तुमने बिलिंग तो 64 पे रखा, इंडिया में क्या एक बार भाव बढ़ जाते फिर कम नहीं होती। हाँ है ना, तो तुमने ना रिवर्स करना चालू किया, बोले 64,000 इज एयर कंडीशनर प्राइस, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 118 इज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ है ना, नहीं समझ आ रहा। इसका मतलब तो क्या है कि जो बेनिफिट कस्टमर को मिलना चाहिए था वो तुमने पास ऑन किया। तो ये तो तुम जीएसटी के रेट को कम किया, उसको तुमने तुम्हारे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा एंटी प्रॉफिट अर्निंग। मतलब क्या, प्रॉफिट कमाओ कोई दिक्कत नहीं, पर गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो तुम्हारा नंबर क्या होगा, कैंसिल। नहीं समझ आया, कार के ऊपर भी जीएसटी का रेट कम हुआ तो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, कस्टमर। थोड़ा टेक्निकल होगा, हो सकता है कि तुमको ना समझ में आए, पूरी हिम्मत रखना। 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, याद है गवर्नमेंट ने ब्लॉक क्रेडिट में से एक अनब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक था ना, ब्लॉक एक भी अनब्लॉक नहीं किया, ये सिर्फ मैं रैंडम बात कर रहा हूँ। ब्लॉक में से क्या कर दिया, अनब्लॉक। इसका मतलब आईटीसी खोल दिया, तो आईटीसी खोलोगे तो गुड्स का वैल्यू कम होना चाहिए नहीं यार, क्यों, क्योंकि वो जो कॉस्ट था वो उन्होंने बेनिफिट के तौर पे पास ऑन कर दिया ना, तो तुमको वैल्यू गिरानी पड़ेगी भाई गुड्स, फिर भी तुम गिरा नहीं। इसका मतलब तो तुम क्या बोल रहे हो, पता है तुम्हारी बहानेबाजी क्या चल रही है, बोले सर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारा जीएसटी का रेट कम होना और तुम्हारा कॉस्ट का क्या करेगा, बढ़ना। बहुत जबरदस्त, ये तो इत्तेफाक हो गया, क्या हो गया, अरे तुमको जरूरत में तो ये तुम्हारा नंबर क्या होगा, कैंसिल। नंबर क्या करो, कैंसिल करो। और जो जो पैसा तुमने कस्टमर से लिया होगा वो हम क्या करेंगे, कस्टमर से लिया होगा तो कस्टमर से जाके थोड़ी रिकवर करोगे, उससे तो दे दिया ना सप्लायर को, तो तुम सप्लायर से क्या करोगे, रिकवर करो, और जो जो लोग तुमको मिलेंगे उनको जाके पैसा तुम रिफंड दो। और अगर नहीं मिले तो एक फंड है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है, तो उसके अंदर वो पैसा तुमको क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो इस वजह से भी आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। तो आप क्या याद रखोगे, पढ़ के तो जाना पड़ेगा ना क्लियर के लिए, स्टेट में इंस्टेंसेस इन विच द नंबर, जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। तो एक तो खुद जाके कैंसिल करवा रहे हो, या तो तुमने खुद जाके कैंसिल नहीं करवाया, अथॉरिटी ने क्या कर दिया, कैंसिल कर। तो अथॉरिटी कब कैंसिल कर सकती है, बोलो, 6 महीने से क्या नहीं फाइल किया, रिटर्न नहीं फाइल किया। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर से आपने जीएसटी सीएमपी 08 नहीं फाइल किया है। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में हमको नहीं बताया, अगर आपने चेंज किया है तो। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलना भूल गया, जैसे ही आप नंबर लेते हो ना,
उसके 45 डेज में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटीमेट करना होता है जीएसटी वालों को। कितने दिन के अंदर? 45। तो उसको कम करके 30 डेज कर। तुमने नंबर ले लिया, नंबर दे दिया, पर तुमने बैंक अकाउंट नहीं बताया। बोले तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर कहाँ है, तो बताना पड़ता है। तुम बैंक अकाउंट नंबर नहीं बताओगे तो तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा? कैंसिल। हाँ, क्योंकि वो देखना पड़ेगा ना कि कितना पेमेंट आपके अकाउंट में क्या आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ताकि हम चेक कर सके कि जीएसटी आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो या नहीं। देन फिर अगर कोई धांधलेबाजी हो रही है तो फिर वो फाइनल में देखेंगे कि क्या धांधलेबाजी हो रही है, हाँ या ना, वो आगे का पॉइंट आ गया। देन ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर आता है दोस्तों कॉल्ड कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, सेक्शन आपको याद होगा, सेक्शन नंबर 10। शाबाश, सेक्शन नंबर कौन सा? 10। उसके अंदर सबसेक्शन भी है, सबसेक्शन नंबर 2A। 10(1) है और 10(2)A है। ठीक है, 10(1) गुड्स वालों के लिए, 10(2)A किसके लिए? सर्विस। तो सर्विस वालों के लिए बाद में बात करते हैं, पहले गुड्स वालों के लिए बात करते हैं। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ से कम है, कितने से कम है? 1.5 करोड़। कुछ स्टेट्स में 75 लाख से कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा, जाने से बहुत फायदे ये होंगे कि तुमको कोई कन्वेंशनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, ना तुमको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, ना तुमको जीएसटीआर 3 फाइल करना है, कुछ नहीं फाइल करना है। सीधा तुमको टर्नओवर पकड़ना है, एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म कर। 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वाले ऐसे तो सर्विस प्रोवाइडर है, बट उनको जानबूझ के उन्होंने किसमें रखा है? गुड्स वालों में रखा है। बोले तुम इधर आ जाओ, तुम अलग समाज के हो। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना है? तो 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, याद करो, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। अगर मान लो ट्रेडर हो तो 1% ऑफ किसका टैक्स होगा? हावेवर जब आप टर्नओवर गिनते हो तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह को कंसीडर करना नहीं है। ये बात तो मैंने चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोला था। टर्नओवर जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गिनते हैं तब उसको हमको इंक्लूड करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड। However, in order to calculate the tax liability as well as the threshold of the composition, interest on fixed deposits, interest on what, लोन वगैरह, उसको आपको कंसिडर करना नहीं, उसको आपको इग्नोर करना। ठीक है, जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस हो जाता है या 75 लाख को क्रॉस हो जाता है तो आपको कंपलसरी सेक्शन 9 में क्या हो जाना है? शिफ्ट हो जाना है। अगर आप गुड्स के डीलर हो तो आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, और अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बात का ध्यान रहे कि आप गुड्स के प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो, तो 10% से ज्यादा तुम्हारा सर्विस का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ टोटल और 5 lakhs विच एवर इज क्या है, हाई। आई होप आप सब कुछ देख रहे हो और समझ आ रहा है कि मुंडी हिलवा सर, हमारा सिर्फ मुंडी हिल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना? देख रहे हो ना तुम लोग? 10, ठीक है ना? 10% किसका? टोटल का, किसका नहीं, किसका? 10% किसका? किसका याद रखोगे बोलो? टोटल का। और किसका? 5 लाख, नीचे और इसका लोअर के हायर। अगर तुमको समझ में कि ऊपर से क्या, ठीक है ना? और कितना परसेंटेज, कितना बोला? 1%, 1%। रेस्टोरेंट में 5%, 5% किसका? टोटल। रेस्टोरेंट में तो टोटल का ही करेंगे ना, उसमें थोड़ी टैक्सेबल और एग्जेम्पशन वाला होता है। याद रहोगे तुम लोग? ठीक। देखो, कंपोजिशन स्कीम में जाने के बहुत सारे फायदे हैं, पर उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। क्या? आईटीसी का लफड़ा होगा। तुम जैसे ही एंट्री मारोगे ना तो पूरा आईटीसी का चेन ब्रेक हो जाएगा। ना तुम आईटीसी ले सकते हो, ना तुम आईटीसी दे सकते हो। दूसरा, तुम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन डीलर है, लिखना पड़ेगा, ऐसे चिपकाना पड़ेगा बोर्ड पीछे कि हम लोग कंपोजिशन डीलर वाले हैं। ठीक है ना? कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन द कस्टमर। और अगर तुमने फिर भी कस्टमर से कलेक्ट किया तो दैट कैन बी रीजन फॉर द कैंसलेशन अंडर सेक्शन 29। ओके, तो ये तुमको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? इंटरनेट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या नहीं बेच सकते हो? गुड्स नहीं बेच सकते हो। कैपिटल गुड्स वगैरह की कोई क्रेडिट आपको मिलेगी नहीं। फिर मैंने ट्रांजिशन फेज भी बताया था, कंपोजिशन से नॉर्मल, नॉर्मल से क्या? कंपोजिशन, कंपोजिशन से नॉर्मल में जाओगे तो वो स्टॉक की क्रेडिट होगी, वो रिवाइव करनी पड़ेगी। कैपिटल गुड्स जो होगा उसकी क्रेडिट आपको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से क्या करके देनी पड़ेगी? रिवाइव।
बट अगर आप नॉर्मल से कम पोजीशन में गए तो जो स्टॉक की क्रेडिट आपने ले ली होगी उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स करने के टाइम पे बैलेंस पड़ा होगा तो बैलेंस में से यूज कर लेंगे, बैलेंस शॉर्ट हो रहा है तो अपना पेमेंट कैश में करो। ये बात सीए से क्या करवानी पड़ेगी, सर्टिफाइड सीए या सीएमए से क्या करवानी पड़ेगी, सर्टिफाइड, ठीक है ना। और ये सर्टिफाई करके आपको देना पड़ेगा अगर क्रेडिट का वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा, तो ये सर्टिफाई करके देना पड़ेगा, ठीक है। रेट याद रखना तुम। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। कौन से, तो तंबाकू वाले, ठीक है, मतलब यही वो विमल वाले, मालिक चंद वाले, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तंबाकू खैनी खैनी वाले नहीं जा सकते, समझ में आ रहा है। आइसक्रीम वाले नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, हाई रेटेड वाला है ना। एरिएटेड ड्रिंक्स वाले भी नहीं जा सकते, हाँ है ना। एरिएटेड ड्रिंक्स आती रहती है ना, कोको कोला वाला हो गया, पेप्सी वाला हो गया, समझ रहे हो ना, अलग अलग आता है, ठीक है। ये लोग जाएंगे नहीं, मतलब ये लोग नहीं जाने का, नॉर्मल में आने का, समझ में आया। तुम्हारे लिए कंपोजिशन बना नहीं है। फिर वो फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जो लोग हैं वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, याद होगा आपको, ठीक। 10 to 8 सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमने कंपोजिशन स्कीम बनाया। टर्नओवर कितना है बोलो, 75 लाख या 50 लाख, कितना बोला, 50 कि 60, 50 लाख है। रेट कितना है, 6%, कितना है, 6%। तो सर क्या सर्विस वाले गुड्स बेच सकते हैं, बेचो, कोई दिक्कत नहीं, बेचो जी भर के बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर ये तो गलत बात है ना, कहाँ से गलत बात होगी, गुड्स वाले में 1% मिलता है, तो उसको तुम सर्विस के नाम पे मिल दोगे तो 6% मिलेगा ना, तो गवर्नमेंट ऊपर से खुश होगा, क्या होगा, खुश होगा। बोले हमको 1% की जगह कितना मिल रहा है, 6%। तो सर सर्विस वाले में, गुड्स वाले में सर्विस की बात क्यों की, अरे बेटा उसमें 6% की जगह 1% मिल रहा है ना, तो जहाँ ज्यादा मिल रहा होगा तो नहीं बोलेगा कुछ, अगर कम बोल रहे हैं तो बोले ये मेरा राइट है आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये कंपोजिशन स्कीम वाला क्या हो गया, कम। इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो वहां से मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ध्यान देना अभी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, याद होगा आपको। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 से लेकर कहाँ तक, 14। फिर आता है सेक्शन नंबर कौन सा, 15 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 12 में याद करो गुड्स का टाइमिंग था, फिर याद करो सेक्शन नंबर 13 जिसमें सर्विस का टाइमिंग। 14 में वो लफड़ा हो गया ना, जीएसटी का रेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया था, जीएसटी का रेट, ठीक है ना। गुड्स के अंदर बहुत सिंपल है कि जिस दिन तुमने इनवॉइस जनरेट किया होगा, क्या जनरेट किया होगा, इनवॉइस, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 31, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन 31 में इनवॉइस कब जनरेट करना है बेटा, देखो सुनो, जिस दिन गुड्स आपकी फैक्ट्री से रिमूव होता है, या तो गुड्स आपकी फैक्ट्री पे नहीं है पर किसी और फैक्ट्री में हो, तो जहां से वो गुड्स क्या हो रहे हैं, डिस्पैच हो, या तो गुड्स मान लो डायरेक्ट डिलीवर हो रहे हैं। इन तीनों में से जो भी इवेंट होगा उस टाइम पे आपको इनवॉइस क्या करना है, रेज करना है, मतलब डिस्पैच, रिमूवल और क्या, डिलीवरी, विच एवर इज क्या, उस टाइम पे आपको इनवॉइस क्या करना है, रेज। एज पर सेक्शन 12, डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। Under section 12, under section 12, the advance payment in case of goods is nothing to do with the time of supply. मतलब तुमको गुड्स का एडवांस मिला है तो उस पर कोई जीएसटी लगता नहीं, वो तभी लगेगा जब आपने क्या जनरेट किया होगा इनवॉइस। तो सर एडवांस मिला तो उसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। क्या इश्यू करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर। आई होप आपको ये याद होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 13, सर्विस वाले में क्या ध्यान रखना है, सर्विस वाले में ये चेक करना है कि whether the invoice is issued as per section 31। रूल नंबर 47 भी मैंने उसमें बताया था कि इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू हो जाना चाहिए। अगर बैंक एंड एनबीएफसी है तो 45 डेज, अदर केसेस में कितना था, 30 डेज। 30 डेज में अगर इनवॉइस इश्यू हुआ है तो ये डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अभी हुआ क्या पता है, इनवॉइस नहीं इश्यू हुआ है बट पेमेंट पहले मिल गया, तो मैंने बोला था ना एडवांस में जीएसटी लगता है। सर्विस वाले में क्या होता है, एडवांस में भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, याद होगा आपको।
बट मान लो कि इनवॉइस इज नॉट इश्यूड एज पर द सेक्शन नंबर 31, तो उस केस में क्या ध्यान रखना है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, क्या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर मान लो कि तुमको पेमेंट कंप्लीशन से पहले मिला है तो पेमेंट, मतलब बहुत सिंपल है, या तो पेमेंट या कंप्लीशन या इनवॉइस, तीनों में से जो विचेवर इज क्या होगा अर्लियर, वो आपका क्या बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। आ रहा है तुमको समझ में? ठीक है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि एडवांस मिला है? तो वो तो होता है ना, रिसिप्ट वाउचर इश्यू करोगे तो रिसिप्ट वाउचर पे आपको जीएसटी देना है, और वो रिसिप्ट वाउचर का डेटा आपको जीएसटीआर 1 में जाके क्या करना है, अपलोड करना है कि इतना पेमेंट हमने एडवांस में लिया है, तो इस एडवांस में मेरे को क्या चाहिए, बोलो, जीएसटी, याद रहेगा। तो ये था सेक्शन नंबर कौन सा, 13। उसमें मैं आरसीएम वाला बताता हूँ। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3, ध्यान से सुनना। आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, सी अंडर आरसीएम आई एम नॉट सप्लाई, आई एम द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट के केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो जिस दिन तुमने पेमेंट किया, क्या याद रखना, पेमेंट, जिस दिन आपने क्या किया, पेमेंट किया, और इनवॉइस डेट से कौन सा डे, 61st। मैंने आपको ये भी बोला था, डायरेक्ट में ये लिखा हुआ है डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, याद है कि नहीं है? इन दोनों में से विच एवर इज क्या होगा, अर्ली, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। एग्जाम में ये आ सकता है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर कौन सा, 3। वैसे ही गुड्स वाले में भी आरसीएम है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3, उसमें था 3 है उसमें, जिस दिन गुड्स को तुमने रिसीव किया, जिस दिन तुमने पेमेंट किया, और इनवॉइस डेट से कौन सा डे, 31st, विच एवर इज अर्लियर होगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर पता है वो वाउचर वाला आपको समझाया था, जनरल वाउचर, स्पेसिफिक वाउचर। तो स्पेसिफिक वाउचर में क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जिस दिन वो वाउचर क्या हुआ, इश्यू। इन केस ऑफ जनरल वाउचर में क्या होगा, जब वो वाउचर क्या होता है, रिडीम होता है, वो आपका क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। याद आ रहा है तुम लोग, ठीक। इन केस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जिस दिन तुमने बुक में एंट्री किया और जिस दिन तुमने पेमेंट किया, विच एवर इज किया। आई होप आपको ये सब याद होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जो 3 महीने से ज्यादा चलती है। तो आपको मैंने बोला था कि उसमें दो चीजें लिंक करो, या तो टाइम लिंक करो या तो कंप्लीशन लिंक करो। मतलब कभी कभार क्या होता है कि काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, एज पर टाइम। कभी कभी पेमेंट किसके साथ लिंक होता है, कंप्लीशन के साथ। मतलब काम खत्म होगा तो क्या मिलेगा, पेमेंट। नहीं हुआ खत्म तो पेमेंट मिलेगा नहीं। तो कंप्लीशन डेट से हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करें। ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था माइलस्टोन इवेंट होता है। जैसे मान लो 15% काम खत्म हुआ तो 15% का इनवॉइस रेस करना है। मान लो 20% काम खत्म हुआ तो 20% का इनवॉइस रेस करना है। जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे इनवॉइस रेस करना है। बट मान लो कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है ना, वो इवेंट पे नहीं है, वो किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर है, कि हर क्वार्टर के खत्म होने के अगले महीने के 7वें दिन पे पेमेंट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे टाइमिंग पेमेंट से लिंक है, मतलब सॉरी कंप्लीशन से लिंक है, कि पेमेंट से मतलब टाइमिंग से लिंक है, टाइम। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई आपको उसके अकॉर्डिंग जाना। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर कौन सा, 14। 14 में क्या बताया था, चेंज इन रेट। क्या होता है, चेंज इन रेट। चेंज इन रेट का मतलब जीएसटी का रेट क्या हो गया, बदल गया। जिस दिन तुमने सर्विस दी और जिस दिन तुमने पेमेंट या इनवॉइस रिसीव या तो इश्यू किया, उस बीच में इन बिटवीन जीएसटी का रेट चेंज। तो उस केस में या तो आपको ओल्ड रेट लेना है या तो फिर न्यू रेट। तो अगर आपने सर्विस पहले दी और जीएसटी का रेट बाद में बदला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो इनवॉइस या तो पेमेंट, दोनों में से कोई भी एक इवेंट कब होगी, पहले। तो कौन सा वाला रेट आएगा, बोलो, ओल्ड रेट। पर अगर मान लो दोनों इवेंट पीछे हो गई तो फिर हमको कौन सा रेट लेना पड़ेगा, नया रेट। ये याद होगा आप लोगों को, एग्जाम में आ सकता है 7 मार्क्स में। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सर्विस पहले दी बट इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में रिसीव किए या इश्यू किए। मतलब मान लो कि जीएसटी का रेट कब से बदला, 1 अक्टूबर 24 को। हमने सर्विस दी थी 28/8/24 को। तब क्या होगा, और जीएसटी का रेट कितना हो गया, 12% से बढ़ के कितना हो गया, 18% हो गया। हमने इनवॉइस कब रेज किया, 5 अक्टूबर 24 को, और हमको पेमेंट मिला 10 अक्टूबर 24 को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे कौन सा वाला रेट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बट मान लो हमने इनवॉइस रेज कर दिया 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को इनवॉइस रेज कर दिया था, तो इस केस में हम लोग कौन सा वाला रेट लगाएंगे, वो रेट। मतलब दोनों में से एक इवेंट कब होनी चाहिए, पहले।
बट अगर मान लो सर्विसेज आपने आफ्टर चेंज प्रोवाइड किए, कब चेंज प्रोवाइड किए? आफ्टर चेंज। तो क्या करना है? आफ्टर चेंज करोगे और मान लो पेमेंट इनवॉइस सब बाद में ही है, तो सेक्शन 14 में क्या करोगे? 13 में चले जाओ ना। सर्विस भी बाद में दी, इनवॉइस भी बाद में रिस्क किया, पेमेंट भी बाद में, सब बाद में। तो बेटा 14 एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, तो फिर क्या एप्लीकेबल होगा? 13। 14 तो कब एप्लीकेबल होता है कि तुमने सर्विस दी और तुमने इनवॉइस और पेमेंट लिया, उसके बीच में जीएसटी का रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या तुमने इनवॉइस रेस किया और सर्विस दी, उसके बीच में जीएसटी का रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो मैं सेक्शन 14 को एप्लीकेबल करूंगा ना। तो सर्विस अगर आपने बाद में दी है, ओके, बट इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों अगर पहले होंगे तो ओल्ड रेट आएगा। मैंने उस टाइम पे बताया भी था कि इसका कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसा कौन सा केस होता है कि जिसमें इनवॉइस और पेमेंट तुमको पहले मिला हो और सर्विस तुमने बाद में दी? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। आपको ये तुमको ध्यान रख आवड़ेगा कि ऊपर से जा रहा है, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तुमको क्या रखने का, ध्यान रखने का, ओके। इसके अंदर एक मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कभी कभार लोग है ना, वो मैंने वो चेक वाला पेमेंट बोला कि पेमेंट जो है विद इन 4 वर्किंग डेज में होना चाहिए। 4 वर्किंग डेज कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग टारगेट करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं कि जीएसटी का रेट बदल गया, जीएसटी का रेट क्या हो गया? बदल गया, इनवॉइस भी रेज नहीं किया, तो अभी तो एक ही ऑप्शन है कि बच सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैक डेटेड चेक बनाना है। बैक डेटेड चेक बना के आपने चेक बना के रख दिया, पर वो चेक बना के रखने से कुछ नहीं होगा। वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन में क्रेडिट हो जाना चाहिए? 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेक, कि फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, तो फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। ये भी आ सकता है एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना। सम इसका करवाया था, ठीक है ना। तो 4 दिन में, 4 दिन लिखा है कि 4 वर्किंग डेज लिखा है? 4 वर्किंग डेज में पेमेंट क्या हो जाना चाहिए? डन। फिर आ जाते हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर कौन सा है? 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ वैल्यूएशन रूल्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर कौन सा? 15। 15 में आपको कितने सबसेक्शंस बताए थे? 3 सबसेक्शंस बताए थे। 15 1 2 3। 1 में क्या था? ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। वेयर द ट्रांजेक्शन, मतलब द प्राइस चार्ज इज सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, ठीक है ना, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड। सबसेक्शन 2 में आपको बताया था इंक्लूजन इन द वैल्यू सप्लाई। क्या बताया था? इंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आपको सबसेक्शन 3 बताया था। सबसेक्शन 3 में क्या बताया था? ठीक है ना, तो उसके अंदर हम लोग, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने बताया था क्या, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस क्या किया था? तो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में क्या होगा? तो डिस्काउंट, ठीक है ना। तो वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? माइनस कर, क्या कर देंगे? माइनस। पर डिस्काउंट क्या होना चाहिए? बोलो, डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कब पता होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ क्या? तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो पता होना चाहिए, तो ही हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है ना, तो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना। सबसेक्शन 2 में मैंने इंक्लूजन का लिस्ट आपको बोला था, तो इंक्लूजन में क्या होता है? पैकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब कुछ मुझे क्या करना है? ऐड। रॉ मटेरियल अगर आपने फ्री में सप्लाई किया हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाई डिस्चार्ज बाय क्या होता है? बायर। तो इन सबको हम लोगों को क्या करना है? ऐड। सब्सिडी मैंने बोला था, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी ऐड कर देना है अगर उसकी इफेक्ट प्राइस में दे दी गई है तो। पर अगर सब्सिडी कहाँ से मिली है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किससे मिला है? गवर्नमेंट। तो उसको आपको उसमें से क्या कर देना है? माइनस। ये आपको बता दूं, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है। फिर आपको वैल्यूएशन रूल्स बताए थे। मेन 4 वैल्यूएशन रूल्स है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली वो लोग पूछते हैं। देखो, रूल नंबर 27 था, 28 था, 29 था, फिर 30 था। ये 4 तो बहुत बेसिक रूल थे, ठीक है ना। कि अगर मान लो कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन नहीं होता है तो आपको सिमिलर गुड्स जो आपने किसी और को बेचे अनरिलेटेड पार्टी को, वो ले सकते हो। पर अगर मान लो उस गुड्स का कोई प्राइसिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कॉस्ट प्लस 10% ले सकते हो। याद है? कॉस्ट प्लस कितना ले सकते हो? 10%। रूल नंबर 28 में आपको बोला था कि गुड्स आपने किसको ट्रांसफर किए? डिस्टिंग पर्सन को। यार
आपने गुड्स रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर किए हैं, तो फिर उस केस में एजेंट को आपने या तो रिलेटेड पार्टी को उन सबको ट्रांसफर किए हैं, तो फिर उस केस में आपको कॉस्ट क्या लेनी पड़ेगी, मतलब वो गुड्स जो थर्ड पार्टी को अनरिलेटेड पार्टी को जितने में बेचता है उसका 90% भी आप ले सकते हो। वो एजेंट के केस में बोला था आपको, लिखा भी होगा आप लोगों ने। जो मेन रूल है ना वो है रूल नंबर 32। उसमें आपको पता है वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर वाला बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर में ना दो ऑप्शन दिए थे, रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज ए, मतलब सब रूल ए। उसमें क्या था कि आप टैक्स पे करो ऑन द एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन मतलब क्या, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट। याद आ रहा है कि नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा, सप्लाई। बट इफ अगर मान लो कि रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है आरबीआई का, तो 1% आप किसका ले सकते हो, तो 1% आप किसका ले सकते हो बोलो, तो जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज है आप उसका ले सकते हो। आवड़ेगा के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये रूल नंबर कौन सा था, 32। अगर मान लो कि तुमको उसमें नहीं जाना है और तुमको स्लैब वाले में जाना है तो भी जा सकते हो, पर एक बार जिसमें आप आ गए उसको फिर हम लोग चेंज नहीं करेंगे। वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए क्या रहेगा, सेम। जैसे क्या होगा बोलो, स्लैब में क्या बताया था, अप टू 1 लाख का 1% और ₹250 विच एवर इज हायर, 1 लाख से 10 लाख 0.5%। याद है कि नहीं, और अगर 10 लाख से ऊपर गया तो 0.1% और 60,000 पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम। याद है, वेरी गुड। उसके बाद हमने एजेंट वाला डिस्कशन किया था, एड ट्रैवल एजेंट वाला। तो या तो आप कमीशन एक्चुअल कमीशन पे, मतलब एक्चुअल कमीशन पे टैक्स पे करो। अगर आपको नहीं जाना है तो आप फिक्स परसेंटेज पे चले जाओ। डोमेस्टिक बुकिंग पे 5%, इंटरनेशनल बुकिंग पे 10%। इसका टोटल फेयर का, ये बेसिक फेयर। उसके बाद वो इंश्योरेंस वाला आपको समझाया था। तो इंश्योरेंस वाले में क्या करने का, अगर रिस्की इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेच रहे हो जिसमें सिर्फ रिस्क कवरेज है तो 100% वैल्यू टैक्स। अगर सेविंग वाला बेच रहे हो तो उसमें आप बाइफर्केशन दे रहे हो तो एज पर बाइफर्केशन मूव करेंगे। बट अगर बाइफर्केशन नहीं दे रहे हो तो पहले साल में जो प्रीमियम होगा उसका 25%, दूसरे साल में कितना है 12.5%, ठीक है। 25% और कितना 12.5%, ये तुमको क्या रखना है याद रखना। ओनली रिस्क कवर पॉलिसी होगी तो पूरा 100% क्या कर देना है, टैक्स। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ले लिया एक साथ और उसमें मल्टीपल ईयर का रिस्क कवरेज है, मतलब एक साल, मतलब ये प्रीमियम ले लिया और रिस्क कवरेज कितना है मल्टीपल, तो 10%, याद आ रहा है, 10% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, वो आपका क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद है, फिर आपको सेकेंड हैंड डीलर वाला ऐसा कुछ बताया होगा, ऐसा ही कुछ था ना, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स डीलर जो होगा वो क्या करेगा, किस पे टैक्स पे करेगा, पूरी वैल्यू पे जीएसटी पे करेगा। कि सेल प्राइस माइनस जितनी जितनी भी उसकी एक्विजिशन प्राइस होगा उसमें वो क्या पे करेगा, दोस्तों जीएसटी पे करेगा। याद आ रहा है तुमको ये सब कुछ। और अगर मान लो कि तुमने गुड्स बेचा है, मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था कैशिफाई के थ्रू, या तो फिर मान लो ऐसे कोई ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप गुड्स बेचते हो अभी, तो अगर आपने, वो लोग डिस्क्लेमर मतलब पूछते भी है कि ये असेट के ऊपर आपने आईटीसी लिया है, अगर आईटीसी लिया है तो प्रोपोर्शनेट आपको 5% के हिसाब से क्या करना होता है, रिवर्सल भी करना होता है। याद रखोगे ना तुम। फिर रूल नंबर 33, ये मुझे लगता है कि थियरी में पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एजेंट। याद है, प्योर एजेंट बताया था ना आपको। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, आई एम रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, बट आई एम रिसीविंग द पेमेंट नॉट ऑन माई बिहाफ, आई एम रिसीविंग द पेमेंट ऑन द थर्ड पार्टी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वेदांत का ही तो एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग कोचिंग फीस लेते हैं विच इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फीस। तो क्या लगता है, फाउंडेशन वालों से इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस प्लस कोचिंग फीस भी लिया तो पूरी वैल्यू पे जीएसटी देने का, कि वो इंस्टीट्यूट का फीस माइनस करके रहेगा, क्योंकि वो पेमेंट अपना थोड़ी है, वो पेमेंट थर्ड पार्टी की। सो वी आर रिसीविंग द पेमेंट इन विच कैपेसिटी, प्योर एजेंट कैपेसिटी। वी आर टेकिंग द अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट टू द एक्सटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो उसके अंदर जीएसटी लगेगा नहीं। आप सीए में बन गए, मान लो पहला क्लाइंट आया, ठीक है, वो किसका आया, तो मान लो लिस्टिंग करवा दी आपने, तो उसमें कुछ फीस आपको सेबी वाले को देनी थी, तो आपने क्लाइंट से अपनी फीस प्लस वो सेबी वाली फीस गूगल पे मांग ली, उसे गूगल पे कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, भाई तुम क्लाइंट को ऐसा थोड़ी बोलोगे, बोले सर तुम खुद भर दे, तुमने बोला कि सर कोई बात नहीं, दे दो, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट को एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो देना पड़ेगा ना। तभी इस केस में क्या होगा, तुम जीएसटी किस पे दोगे,
वो सीवी वाला अमाउंट उसको माइनस करके दूंगा ना। अरे वो मेरा पैसा थोड़ी है, वो किसका है, ये भी का है, तो तुम उनसे जाके मांगो, मेरे से काय को मांगो। बोले वो तो एग्जाम्प्ट है, तो फिर एग्जाम्प्ट है ना, इतना काय को जीएसटी जीएसटी करते हो। वो प्योर एजेंट पे मैं जीएसटी दूंगा नहीं, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, बट ये बात आपको बता देनी है सर्विस रेसिपिएंट को कि मैं आपसे उतना ही पेमेंट रिकवर कर रहा हूँ जितना मुझे आगे थर्ड पार्टी को या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को कर, ठीक है ना। आ सकता है प्योर एजेंट वाला थियरी, ध्यान रखना तुम लोग, याद रखोगे ना। रूल नंबर कौन सा, 33। फिर आगे रूल नंबर 34 35। 34 35 में क्या था, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है। अगर जीएसटी मान लो अलग से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो जो वैल्यू आई ना उसी को जीएसटी इंक्लूसिव मानना है। करवाया था ना, मान लो 10 लाख रुपए है, उसमें कस्टमर ने जीएसटी दिया ही नहीं, तो जो 10 लाख रुपए मिला उसी को जीएसटी के साथ में ही मान लेना। तो साथ में कैसे मान लेना, करते थे ना यार तुम लोग, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118। हाँ या ना, बोले ऐसा बोलो ना सर डायरेक्ट। तो वो रूल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूल। और फॉरेन एक्सचेंज में अगर वैल्यू दे रखी है, किसने दे रखी है, फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको सीबीआई इसी का रेफरेंस रेट लेना है, किसका, यस, जैसे कस्टम्स में लेते हैं वैसे ही आपको लेना है। जिस दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकला उस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। ओके, तो ये था कौन सा वाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मुझे नहीं याद आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किसमें से आता है, डीटी में मुझे याद है 7A किसका आता है, रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन, और 7B वैल्यू और टाइम इंटरचेंज होता है, कि अलग अलग आता है, इंटरचेंज होता है ना, वैल्यू एंड क्या टाइम। तो 8A किसका, आईटीसी का होता है, 8A आईटीसी आता है कि इंटरचेंज होता है, आईटीसी फिक्स है। ठीक, चलो ध्यान दो अभी। देखो मैंने एक चैप्टर करवाया था आपको, तो मैंने ना आपको आईटीसी समझाने के लिए करवाया था। आपने देखा ही होगा कि क्वेश्चन तो इसका कहीं पूछा नहीं है, एमसीयू आई डोंट नो कि पूछा है कि नहीं। तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर इसका सिर्फ आइडिया आपको बता देता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है, ठीक है। उसमें 4 सेक्शन बताए थे, 10 11 12 13, याद होगा आपको। 10 11 जो था, 10 11 वो किसका था दोस्तों, वो था गुड्स का, किसका था, गुड्स। और 11 थे, मतलब 12 13 किसका था, वो सर्विसेज। 11 और जो 13 जो था वो एक्सपोर्ट के ऊपर था, एक्सपोर्ट, या तो फिर किसके ऊपर था, इम्पोर्ट। Now the place of supply chapter will help you in order to find out the which value. तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है, कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो आपको हेल्प करता है। मतलब मान लो इस चैप्टर से ही आपको पता चलेगा कि वो जो 50% स्टेक जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब मान लो 3 4 स्टेट एक ही सप्लाई में इन्वॉल्व है, गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये 4 स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कौन से स्टेट के पास पैसा है। तो चारों ने बोला कि बोले बहुत कंफ्यूजन है, बोले एक काम करो 50% लो, डिवाइड बाय 4 करो, 12.5 12.5 12.5। ठीक है ना, तो ऐसा होगा क्या कि 50% कौन से स्टेट के पास जाएगा, एग्जैक्टली आपको इस चैप्टर के थ्रू ही पता चल जाएगा। तो इसमें मैंने वैरायटी ऑफ डिस्कशंस किए थे। सेक्शन नंबर 12 जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, मैंने आपको बोला था कि सेक्शन नंबर 12 में लोकेशन ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में, 13 में दोनों में से एक जना कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है। फिर मैंने वो जनरल रूल बताए थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला बताया था, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज वाला बताया था, इवेंट वाला बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट सर्विसेज वाला बताया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला बताया था, खाना मंगवाया उसने प्लेन में तो उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई था, ऑन बोर्ड सर्विसेज, ये सब आपको बता रखा है। एंड वेरी इजी टू कैप्चर दोस कॉन्सेप्ट्स, समझ में आया। और जो सिलेबस में नहीं होता ना वो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि प्रेशर नहीं होता ना आपके ऊपर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपने जाते हैं अभी किसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद क्या आता है, आईटीसी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा चैप्टर है आईटीसी, समझ में आ रहा है ना। ओके, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करें तो जैसे क्या होता है कि सबसे बड़ा चैप्टर इसलिए क्योंकि सबसे डिफिकल्ट भी यही चैप्टर है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना डिफिकल्ट कुछ लगा होगा अगर उसको आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो। कितने सेक्शंस हैं,
याद होगा आपको? 16 से लेकर कहाँ तक? 20। ठीक है। अगर हम बात करें 16, तो 16 में हमने डिस्कस क्या किया था? तो 16 में हम डिस्कस करते थे क्या, एलिजिबल कौन। तो एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद क्या, रजिस्टर्ड पर्सन होने से हो जाएगा कि उसने गुड्स को रिसीव किया होना चाहिए, उसके पास उसका क्या होना चाहिए, इनवॉइस, उसने उस वैल्यू पे, मतलब मान लो कि कैपिटल गुड्स है तो उस वैल्यू के ऊपर उसने डेप्रिशिएशन नहीं क्लेम किया होना चाहिए। ओके, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा मैक्सिमम टाइम लिमिट बताया था, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज नथिंग बट द जीएसटी 9 का एनुअल रिटर्न का डेट, और अगले साल का सितंबर मंथ का 3B का डेट विच इज 20 अक्टूबर, विच एवर इज क्या अर्ली, उससे पहले पहले आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था दैट इन ऑर्डर टू सेव द supplier's interest, the buyer is supposed to make the payment within 180 days on the date of invoice. If वो नहीं करता है तो the so much of the credit जो भी उसने क्या की होगी, अवेल की होगी, उसको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना? और रिवर्स करेंगे तो फिर उसका आईटीसी आएगा, रिवर्स करोगे प्लस लायबिलिटी आएगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी गिनना है। हाँ, लेकिन जब वो पेमेंट कर देता है इन फ्यूचर, तो वो उसको रीअवेल कर सकता है। क्या कर सकता है? रीअवेल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। एंड रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी में वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। जो 3B वाली और जीएसटीआर कौन सी वाली, 9 वाली जो डेट मैंने बताई ना, वो रीअवेलमेंट के टाइम पे एप्लीकेबल होगा नहीं। पर सर हमको एक डाउट है, अगर मान लो 60% ही पेमेंट हुआ है तो 40% रिवर्स करने का, जितना पेमेंट बाकी हो उतना क्या करने का। तो मान लो 100 में से 60% पेमेंट हो गया तो 40% अपने को क्या मार देने का, रिवर्स है। सेक्शन नंबर 17, उसमें मैं एक ही सब सेक्शन बताता हूँ, ब्लॉक क्रेडिट, वही आता है एग्जाम में, आपको पता है। 17 सबसेक्शन 5, अगर आप कार परचेस करते हो, एरोप्लेन परचेस करते हो, रेंट पे लेते हो, हायर पे लेते हो, किसी का क्रेडिट मिलेगा? अनलेस एंड अदरवाइज अगर आप सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में हो, और अगर या तो आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो ही हम आपको उसका क्या दे पाएंगे, आईटीसी दे पाएंगे। ये याद होगा आपको। मैंने वो आई थिंक वो कुछ केपीओ वाला एग्जांपल दिया था कि कुछ फीमेल एम्प्लॉइज काम करते हैं कंपनी में और थोड़ा वियर्ड टाइमिंग होता है रात को, याद आ रहा है कि नहीं? और अगर पुलिस कमिश्नर ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि आपको कंपलसरी इस तरह के अरेंजमेंट्स करके देने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको आईटीसी देना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर वो फूड, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, उन सब का हम लोग आपको क्रेडिट देंगे नहीं, अनलेस यू आर इन द विच लाइन ऑफ बिजनेस, सिमिलर लाइन। उसके बाद अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है, कौन सा सर्विसेज, वर्क्स, तो हम लोग तुमको क्रेडिट कब देंगे? जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्लांट एंड मशीनरी का होता है। किसका होता है? प्लांट एंड मशीनरी। अगर मान लो कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो हम लोग उसकी क्रेडिट देंगे नहीं। हाँ, रिपेयर्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके पीएनएल में डेबिट किया होगा तो क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। याद है? फिर मैंने आपको टेलीकॉम टावर वाला बोला था कि टेलीकॉम टावर में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है, भारतीय एयरटेल का केस है जनवरी 25 का। ठीक है, तो अभी टेलीकॉम टावर का भी, हाँ, छतरी का भी मिलेगा और टेलीकॉम टावर का भी मिलेगा। हाँ, है ना? समझ में आया? ध्यान रखना, इधर दिसंबर में छतरी उड़ जाएगी तो क्या ध्यान रखोगे? टेलीकॉम टावर का भी मिलेगा, प्लस किसका मिलेगा? छतरी का भी मिलेगा। फिर उसके टाइम पे 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि उन्होंने एक मेजर अमेंडमेंट ये किया हुआ है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें हम लोग किसका आपको क्रेडिट दे देंगे, तो जो रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो, बिल्डिंग मटेरियल परचेस करते हो, उसकी क्रेडिट हम आपको दे देंगे, प्रोवाइडेड वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज होता हो। किसके लिए यूज होता हो? प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग मटेरियल आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज किया है तो ये ध्यान रखना। बहुत बहुत पेपर टफ करना है तो ऐसा कुछ पूछो। उसमें मैंने वहां पे बहुत डिटेल में दिया है कि उन्होंने एंड और वर्ड को क्या किया है, इंटरचेंज वहां पे किया हुआ है। याद है? अगर कोई गुड्स आपके डैमेज हो चुके हैं या डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं या आपने गुड्स को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो हम उसकी क्रेडिट आपको देंगे नहीं। जाग रहे हो आप लोग? समझ में आया? तो इन सब का क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो भी क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं। ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, जिसका ही सम आता है आप देखोगे उठा के तो वो लोग सब इसी का पूछते हैं। ठीक है, और किसी का आता नहीं।
मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आपको पता होगा, आईटीसी किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी का बैलेंस क्या करना है, एग्जॉस्ट करना है। किसका बैलेंस एग्जॉस्ट करना है, आईजीएसटी। फिर उसके बाद किसका बैलेंस यूज करना है, सी और एस का यूज। पर आईजीएसटी का बैलेंस आपको कितना यूज करना है, पूरा यूज कर लेना है कि उतना ही यूज करना है कि जितना सी और एस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना हो, सी और एस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए, उतना ही बैलेंस आपको क्या करना है, यूज करना है। आवड़ेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी का बैलेंस यूज करना है। टैक्स का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स के पेमेंट के सामने होगा। कोई अदर पेमेंट है, लाइक इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, तो उसका कंपलसरी पेमेंट आपको किसमें करना पड़ेगा, बोलो कैश में से। किसमें से करेंगे हम लोग, कैश में से। क्लियर है? अगर तुमको समझ में, तो उसका पेमेंट कंपलसरी किसमें करना है आपको, कैश में कंपलसरी पेमेंट करना है। क्लियर है? ठीक है ना। ये तुम लोग क्या रखना, ध्यान रखना। एक रूल बताया था जो आएगा एग्जाम में कंफर्म, रूल नंबर 86B। 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हुआ तो मिनिमम 1% कैश में देना पड़ेगा। याद करो, देना पड़ेगा ना 1%। तो तुमको जून में जाना पड़ेगा। अब समझो, तो रूल नंबर 86B के अंदर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हुआ तो 1% किसमें देना है, कैश। 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैन बी यूटिलाइज एज द आईटीसी। फिर आपको पता होना चाहिए रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43, कॉमन इनपुट। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट इज इनपुट, ठीक है। बट कुछ इनपुट जो होते हैं ना वो एक्सक्लूसिव होते हैं। कौन से होते हैं, एक्सक्लूसिव। मतलब या तो क्रेडिट देने का या तो क्रेडिट नहीं देने का। बट दिक्कत क्या आती है पता है, कॉमन में आती है। कॉमन मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कॉमन क्रेडिट, कॉमन मतलब क्या होता है कि किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहा है, एग्जैक्टली। तो आपको रूल नंबर 42 बताया था, याद करो। बहुत सारे सम भी करवाए थे, आई थिंक फाइनल का सम करवाया था उसमें, याद आप करोगे तो उसमें मैंने बोला था कि जो टोटल क्रेडिट आपका होता है उसमें से आपको सारे एक्सक्लूसिव पेमेंट क्या कर देने, माइनस। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट होगा तो माइनस करो, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल होगा तो भी माइनस करो, एक्सक्लूसिव 17(5) होगा तो भी माइनस करो, एक्सक्लूसिव पर्सनल होगा तो भी माइनस करो। उसमें शायद आपने चार नाम भी दिए होंगे, T1, फिर T2, T3, T4, ऐसा होगा। तो जैसे ही उसमें से मैं ये सारी चीजें माइनस कर दूंगा तो मुझे जो बैलेंस मिलेगा किसका मिलेगा, कॉमन क्रेडिट का मिलेगा। उस कॉमन क्रेडिट में से बेटा दो रिवर्सल करने। एक रिवर्सल स्टैंडर्ड 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट इफ द गुड्स इज यूज फॉर द विच पर्पस, पर्सनल पर्पस, तो 5% का रिवर्सल आपको करना है। बट अगर मान लो कि दूसरा वाला रिवर्सल है तो उसमें क्या बोला था कि जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका कॉमन क्रेडिट है उसको मल्टीप्लाई बाय एग्जाम्स टर्नओवर डिवाइडेड बाय क्या करें, टोटल। इतना तुमको क्या दे देने का, क्रेडिट का रिवर्सल कर दो। फिर बाद में जो बैलेंस बचेगा उसकी हम लोग तुमको क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। तो समझ में आ जाएगा रिवर्स। 7 मार्क्स में आएगा, ध्यान रखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वो लोग कर नहीं सकते। रूल नंबर 43, कैपिटल गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, कॉमन, तो मैंने ना आपको उसमें भी स्टेप्स लिखवाए थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कैपिटल गुड्स कॉमन पर्पस के लिए यूज होते हैं ना उसको डिवाइड बाय 60 कर देना है। कितना कर देना है, 60। 60 क्यों करना है वो भी आपको समझाया था कि कॉमन अजम्पशन ये होता है कि जो असेट होता है ना उसका लाइफ 5 साल होता है। अभी जीएसटी जो है ना दोस्तों, मंथ ईयरली टैक्स नहीं है, मंथली टैक्स। तो 5 साल को अगर मुझे एक टैक्स पीरियड में लाना होगा तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया ना अपना 60। तो 60 से उसको डिवाइड कर दे, क्या कर दे, 60 से आपको उसको क्या कर देना है, डिवाइड। तो 60 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, कॉमन क्रेडिट। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है आपको, एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय क्या, टोटल। इतनी क्रेडिट रिवर्स करनी है। क्या करनी है, देनी है कि रिवर्स, रिवर्स देनी तो पूरी 100% दे देनी है। फिर आपको एवरी मंथ क्या करना है, बैठ के मस्त रिवर्सल मारनी। हाँ है ना, गुड मॉर्निंग। पूरी क्रेडिट दे देनी है, हर महीने क्या करना है, रिवर्सल। याद रखोगे तुम लोग। फिर आता है सेक्शन नंबर 18 जो मैंने आपको ट्रांजिशन सेक्शन बताया। ट्रांजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन से नॉर्मल, नॉर्मल से कंपोजिशन, एग्जाम टू टैक्सेबल, टैक्सेबल टू एग्जाम। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब पहले आप एग्जाम सप्लाई करते थे, फिर टैक्सेबल सप्लाई करना चालू किया। तो जो स्टॉक पड़ा होगा उसकी क्रेडिट दे देंगे। कैपिटल गुड्स जो पड़ा होगा उसका हर क्वार्टर का 5-5 करके करते करते जो भी बैलेंस बचा होगा उसकी क्रेडिट हम आपको दे देंगे। मान लो टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट हुआ तो
तो जो स्टॉक पड़ा होगा उतनी क्रेडिट हम रिवर्स करवा देंगे, और जो कैपिटल गुड्स होगा उसमें भी 5-5% के हिसाब से रिवर्स करवा। आई होप आपको ये सब रिकॉल कर पा रहे हो। और ये कौन सा लेक्चर है, रिकॉल करने वाला ही लेक्चर है। हाँ यार ना, ठीक है ना, ओके। तो ये तुमको ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 18 इज प्योरली ट्रांजिशन सेक्शन। सेक्शन नंबर 19 जॉब वर्कर वाला एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुड्स आपने जॉब वर्कर के लोकेशन पे भेजे तो 1 साल के अंदर अंदर वो गुड्स आपके पास वापस आ जाने चाहिए। 1 साल कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच इफ द गुड्स इज फ्रॉम योर लोकेशन। If the goods are dispatched from the other's location, then the 1 year is counted from the date of receipt of goods by job worker. ठीक है, जो लोग जाग रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। 1 साल मैंने मेरे लोकेशन से डिस्पैच किया तो आज 24 तारीख हुई, तो 24 तारीख से 1 साल। पर मान लो गुड्स मैंने कहीं और से अरेंज करवा के दिए तो जिस दिन उसको गुड्स मिले वहां से 1 साल, वहां से डिस्पैच थर्ड पार्टी के लोकेशन से हुए वो नहीं। अगर कैपिटल गुड्स है तो कितने साल? 3 साल। अगर गुड्स 1 साल 3 साल के भीतर नहीं आए आपके पास तो हम लोग क्या कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आपने, मतलब जो भी वैल्यू पे आपने गुड्स दिया होगा उसको हम सप्लाई मान के उस पर क्या ले लेंगे? टैक्स। लास्ट सेक्शन नंबर 20 दैट इज आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या ध्यान रखें, जो सर मतलब जो क्रेडिट जिसका है उसको जाके पहले दे देंगे। दे दिया? बोले हाँ दे दिया। अब क्या बचा वो बताओ। तो बोले कॉमन बचा। क्या बचा है? कॉमन। तो कॉमन जो बचा है ना उसको टर्नओवर के बेसिस पे क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमॉन्ग द यूनिट्स। जिसको वो वैल्यू क्या होती है, जिसको वो वैल्यू क्या होती है बोलो, रिलेट होती है। तो जिसको जिसको जो वैल्यू रिलेट होती है उसको जाके क्या कर दो? क्रेडिट जाके दे। गुड मॉर्निंग। पर मैंने आपको उसमें बोला था कि उसमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। सी और एस का बैलेंस सेम स्टेट में होगा तो सी और एस के नाम पे जाएगा। मतलब मैं आईएसडी मुंबई का हूँ और मेरे पास सी और एस का बैलेंस पड़ा है, जो कॉमन है, विच बिलोंग्स टू कर्नाटका यूनिट, विच बिलोंग्स टू तमिलनाडु, विच बिलोंग्स टू आंध्रा, विच बिलोंग्स टू लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश। तो ये चारों स्टेट में जब क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो सी और एस के नाम पे नहीं जाएगा। आई 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 सबको आई जीएसटी वाला देना पड़ेगा। बट मान लो अपना एक यूनिट है मुंबई में है तो उसको तो बोलने का तो इधर ही सी और एस लेंगे। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई का बैलेंस आई में जाएगा, सी और एस का बैलेंस आई में तब जाएगा जब आईएसडी का लोकेशन और रिसिपिएंट का लोकेशन अलग अलग स्टेट में है। तो सेम स्टेट में होगा तो सी और एस के नाम पे ही जाएगा, फिर आपको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। फॉर्म कौन सा फाइल करना है? जीएसटीआर कौन सा? 6। डेट आपको याद रखनी है, मैंने आपको बोला है एमसीक्यू में आता है कंफर्म, तुम लोग ध्यान रखो। जीएसटीआर 6 13 तारीख को आपको क्या करना है? फाइल करना है। याद रखोगे तुम लोग के ऊपर से गया? क्लियर है ना? सेक्शन नंबर 21 इज नथिंग बट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। किस तरह से यूटिलाइज करना है? आईटीसी पहले पूरा एग्जॉस्ट कर ले, फिर किसको यूज करना है? सी और एस। टैक्स का पेमेंट सिर्फ किसके सामने जाता है? टैक्स के सामने। फिर है सेक्शन नंबर 31। अभी जो मिसलेनियस प्रोविजन है वो मैं बता देता हूँ। एग्जामिशन में नहीं रिवाइज करवा रहा। सेक्शन नंबर 11 उसमें वो 3-4 एंट्री है, वो लोग याद रख के लाना। एंट्री नंबर 66 वो एजुकेशन वाला, 54 वाला वो एग्रीकल्चर वाला याद होगा आप, 45 वाला लीगल सर्विसेज, 74 वाला हेल्थ केयर सर्विसेज वाला है। उसको आप लोग एक बार रीड कर ले। अभी एग्जामिशन में तो क्या है कि यार तुमको पूछेंगे तो किसी भी एंट्री में से बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिशन क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ विच इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से मिलता है ना। अभी रिटर्न चैप्टर जो है मिसलेनियस में, एक टीडीएस टीसीएस और कौन सा वाला रिटर्न। रिटर्न में मैंने एक स्कीम आपको बताई थी जो लोग क्लियरली में पूछ सकते हैं, दैट इज क्यूआरएमपी स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली रिटर्न। रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना है, पेमेंट आपको मंथली करना है। उसके लिए मैंने आपको बोला था इंटीमेशन करना है। कौन लोग क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हैं? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम। कितना? 1.5 करोड़ नहीं है बेटा, कितना? 5 करोड़ से कम है, वो लोग क्यूआरएमपी में जा सकते हैं। ऐसा कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्लायंसेस में आपको कुछ सहूलियतें मिलेंगी। ठीक है ना? आपको जो क्वार्टरली रिटर्न, सॉरी जो मंथली रिटर्न फाइल करने होते थे उसकी जगह अभी आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। पर उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। इंटीमेट कैसे करना है? तो क्वार्टर स्टार्ट हो उसके पहले इंटीमेट करना है, या तो क्वार्टर स्टार्ट हो जाए उसके पहले मंथ के लास्ट डे तक इन्फॉर्म कर देता है। कब तक इन्फॉर्म करोगे बोलो? मतलब अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है तो लास्ट में, लास्ट 30 अप्रैल तक आपको बता देने का कि मेरे को क्यूआरएमपी में जाने का है। और प्रीवियस क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, ये थियरी में लिखने में काम लगेगा। कब तक इंटीमेट करना है बोलो?
प्रीवियस क्वार्टर का सेकेंड मंथ का फर्स्ट और करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, तुम गड़बड़ मार के आ गए। करंट क्वार्टर का सेकेंड मंथ का लास्ट डे, प्रीवियस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, गड़बड़ कर दी है। तो करंट क्वार्टर में फर्स्ट मंथ तक मुझे बताना पड़ेगा ना यार, मई तक वेट करूंगा तो यार क्वार्टर चालू हो गया ना पूरा। तो फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक बता देना है करंट क्वार्टर में, ठीक है। अगर आप पहली बार नंबर ले रहे हो क्या तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही होगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन इंटीमेट दैट आई एम लुकिंग टू हैव बेनिफिट ऑफ QRNP। समझ में आया? फिर आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। कैसे करोगे टैक्स का पेमेंट? दो मेथड, एक है फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड मतलब क्या? 35%। फिर दूसरा सेकंड मंथ में कितना? 35। एंड थर्ड में कौन सा? जो बैलेंस आप अभी थर्ड मंथ में तो आप रिटर्न फाइल करोगे ना यार, तो जो बैलेंस बचेगा वो आपको पे करना है। एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कौन सा? IFF याद होगा। जैसे मैं QRMP में आ रहा हूँ, तुम मुझसे गुड्स खरीदोगे तो तुमको तो क्रेडिट कब मिलेगा? जब मैं रिटर्न फाइल करूँ। तो तुमने क्या बोला? पागल हो गया मैं तेरे से काय को गुड्स खरीदूं? क्यों? क्योंकि मेरे को तो क्रेडिट कब मिलेगा? जब तू रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न तो तू कब फाइल करेगा? क्वार्टरली फाइल करेगा। मैं तुझसे गुड्स खरीद रहा हूँ अप्रैल में, उसकी क्रेडिट तो मुझे मिलेगी कब? जुलाई में। तो मैं तेरे से गुड्स काय को खरीदूं? तो उन्होंने क्या बोला? बोले एक काम कर, दिक्कत हो रही है, IFF में जाके इनवॉइस की डिटेल दे दो। इसकी डिटेल दे दो। इसका फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें जाके क्या कर दो? डेटा चढ़ा दो। समझ में आ रहा है? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो उसमें जाके क्या चढ़ा दो? डेटा। ठीक है ना? आवाज ठीक से आ रही है ना? पहुंच पा रही है ना आवाज मेरी? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर जाके पोर्टल पे जाके सारा डेटा दे दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, तो आप बात वहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो सामने वाले को क्या मिल जाएगा? क्रेडिट भी मिल जाएगा। Once your turnover cross 5 crores, you are supposed to pay, sorry, you are supposed to have the compliances on monthly basis. Again, I am repeating, there is no benefit in the tax compliances. It is only benefiting in the compliances इन रिटर्न फाइलिंग। ठीक है ना? टैक्स के अंदर कोई सहूलियत है नहीं, वो तो आपको उतना ही देना है जितना पहले देना था। यहाँ पे सिर्फ आपको रिटर्न क्या करना है? क्वार्टरली फाइल करना है। कंफर्म थियरी आएगा इसका, ठीक है, अगर रिटर्न के चैप्टर में से पूछना है तो। अभी फॉर्म नंबर याद रखना, 1 से 3 वाला तो याद ही है सबको। 1 में क्या होता है बोलो? आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल। अभी है ना बेटा, कभी कभी वो लोग ऐसा कंटेंट भी पूछ सकते हैं कि GSTR 1 में क्या कंटेंट आता है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। GSTR 3B में क्या कंटेंट आता है, ठीक है, वो तुम लोग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम रॉ ना चला जाए। 4 में क्या था? CTP वाला। 5 में NRTP। 6 में ISD। डेट याद रख लेना आप लोग। 7 में TDS 10 तारीख को करना होता है। TCS 8। GSTR 8। 10 तारीख तक GSTR 9। एनुअल रिटर्न, ठीक है, वो आपको 31 दिसंबर तक क्या करना होता है? फाइल करना। 10 is nothing but the annual return. Annual return आपको फाइल करना होता है within 3 months from the date of cancellation, okay, or the date of cancellation order, whichever is late. ये GSTR 10 का है। TDS और TCS एग्जाम में आएगा नहीं, एक्सेप्ट MCQ में पूछ सकते। TDS के कंप्लायंसेस उन लोगों को करने हैं जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, जो लोग बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करते हैं। मैंने एग्जांपल में शायद वो CRPF का, इंडियन आर्मी का, नेवी का, ठीक है, उसका एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, कि लाइक यू आर द मतलब आप का जो भी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट है उनका, मान लो नेवी का कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग भी तो प्रोक्योरमेंट करते ही होंगे, स्टेशनरी आइटम, एयर कंडीशनर, ये सब। तो वो लोग क्या करते हैं? जो गुड्स परचेस करते हैं, तो वो जिस डीलर से परचेस करते हैं वो गुड्स B2C में चढ़ाता है डेटा। किस में चढ़ाएगा? B2C। और B2C में सबसे हाईएस्ट लफड़ा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग अगर 2.5 लाख से ज्यादा का परचेस करते हैं, कितने से ज्यादा का? 2.5 लाख से, 2,50,000 से ज्यादा का परचेस करते हैं, तो उनको TDS की कंप्लायंसेस करनी। कितना परसेंट कट करना पड़ेगा? 1%। और वो जो पेमेंट मैं कट करूंगा ना, वो डायरेक्टली सामने वाले के कैश लेजर में क्रेडिट होगा। मतलब मान लो तुम बिजनेसमैन हो, आई एम द TDS डिडक्टर, तो आपके पेमेंट में से मैं टैक्स कट करके दूंगा ना, वो आपके किस में क्रेडिट होगा? क्रेडिट लेजर में आएगा, आपके कैश लेजर में। आप सिर्फ मॉनेटरी लिमिट याद रखना, कितने से ज्यादा? 2.5 लाख से ज्यादा। 2.5 लाख एक्सक्लूसिव GST।
2.5 लाख क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सक्लूसिव ऑफ क्या, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 2.5 लाख रुपए आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना पड़ेगा, आवड़ेगा के ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कितना परसेंटेज कट करना है, 1% आपको कट। सेम वे टीसीएस है, पर टीसीएस किसके लिए, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो जो भी सप्लाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, उसमें से भी आपको 1% टीसीएस क्या कर लेना है, कलेक्ट। और वो सामने वाले के कौन से लेजर में जाएगा, कैश में। डन। फिर ईवे बिल वाला एमसीक्यू में आ सकता है। ईवे बिल किनको जनरेट करना होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने से ज्यादा होता है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड 50,000 से क्या होगा, मोर देन 50 के एक्सेट 50, मोर देन 50, तो उनको क्या करना है, ईवे बिल क्या करना है, जनरेट करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। फिर बाद में बहुत सारे हैं, ई इनवॉइसिंग है, क्यूआर कोड फैसिलिटीज है, ये सब आप लोग एमसीक्यू के लिए पढ़ लो, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने जो अभी आपको बताया वो 70-80% एक्यूरेसी पे अपने ने काम किया है। कुछ चीजें मैंने आपको नहीं बताई है, क्यों, क्योंकि वो हिस्टोरिकली इतनी पूछी नहीं गई है इसलिए। बाकी नॉर्मल लेक्चर में सब कुछ बताया। ओके, आ रहा है तुमको समझ में। कोई डाउट हो तो अभी मैं हूँ अवेलेबल, आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी प्रीलिम में देने आओ तो भी मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर डाउट ज्यादा है, तो फिर मैं आपसे मिल लूँ। ओके ना, ठीक है, चलो। समझ में आया ना तुम लोगों को, पक्का ना, ऐसा वर्थ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। हाँ या ना, तो फिर जितना भी